हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे पता है? देखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर की सारी डिस्कशन तो हमने कंप्लीट कर ली। मैथ में जितने इलस्ट्रेशंस थे वो भी हमने कवर कर लिया। तो आज थोड़ा सा मैथ में जो क्वेश्चंस है उसको देखते हैं। साथ ही साथ हम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी करेंगे और आरटीपी के क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस और आरटीपी के क्वेश्चंस देखे हैं और मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी जो हमने इलस्ट्रेशंस कर रखे हैं ना, 99% कवरेज वहां से हो जा रही है। यानी कि आप खुद भी अगर देखोगे, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में, तो 99% तो हम वहां पर कवर कर ही चुके हैं। वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते समय थोड़ा सा फास्ट चलूं, ठीक है ना। प्रॉपर फॉर्मेट बना के आपके साथ नहीं करूं, पर आपको जब भी करना है तो प्रॉपर फॉर्मेट्स बना के ही करना है। ध्यान रखना, इंस्टीट्यूट जो है वो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए मार्क्स काटेगा। फिर जब आपने प्रॉपर फॉर्मेट्स नहीं बनाई तो उसका मार्क्स काटेगा। टी फॉर्म में जो आप अकाउंट बनाते हो उसमें अगर ऊपर आपने डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा तो उसके मार्क्स काटेगा, ठीक है ना। जर्नल में नरेशन नहीं लिखा तो मार्क्स कटेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है, आपके लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। पर मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट भी चलूंगा क्योंकि आपका समय जो है वो भी कीमती है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो आज सबसे पहले क्या करते हैं, हम ट्रू एंड फॉल्स से चालू करते हैं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एक दो नंबर का ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है, तो एक एक करके हम ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे, ठीक है। आओ सबसे पहले ये पहला वाला देखते हैं। एक नंबर क्या लिखा है? द मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स डिपेंड्स ऑन द स्टेज एट विच द एरर्स आर डिटेक्टेड। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, बताओ। रेक्टिफिकेशन का जो मेथड है वो किस पे डिपेंड करता है? स्टेज जब एरर्स डिटेक्ट होते हैं। तो एरर्स 3 स्टेज में डिटेक्ट हो सकते हैं, एक ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, एक ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और एक फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद। तो तीनों स्टेजेस में हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे उनमें कुछ कुछ अंतर है। तो यहां पर बिल्कुल सही बात लिखी है कि द मेथड ऑफ एरर्स डिपेंड्स ऑन द स्टेज। हाँ, डिपेंड करता है, ठीक है ना। और यहां पर आपको ट्रू लिखना है। लेकिन कभी भी एग्जाम में ट्रू और फॉल्स अगर आए, मेरी बात ध्यान से सुनना, कभी भी एग्जाम में अगर ट्रू और फॉल्स आए तो आंसर में सिर्फ ट्रू या सिर्फ फॉल्स लिख के आ जाओगे तो शायद ही आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स मिलने के चांसेस नहीं होते हैं। आपको उसके साथ एक छोटी सी एक लाइन की रीजन भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है। एक लाइन की रीजन भी लिखनी पड़ेगी। यहां पर आप लिख सकते हो कि पहले लिख सकते हो ट्रू, उसके बाद लिख सकते हो कि एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एट 3 स्टेजेस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, एंड द रेक्टिफिकेशन मेथड डिफर्स फ्रॉम स्टेज टू स्टेज, ठीक है। ऐसा लिख दोगे तो काम चल जाएगा। दूसरा पॉइंट, चलो, तो ये पहला वाला होगा ट्रू। बगल में मैं छोटा सा टी लिख देता हूं, ठीक है ना, टी लिख देता हूं। चलो, अब दूसरा क्या है? इन केस ऑफ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन के एरर में द ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली। देखो, ये सही है कि गलत है, सोचो। कंप्लीट ओमिशन हो गया मतलब एक एंट्री आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं की, ठीक है ना। डेबिट रिकॉर्ड हुआ ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ, तो डेबिट क्रेडिट तो मैच कर जाएगा आपका ट्रायल का। तो ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली जो है ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहां पर फॉल्स लिख देंगे और उसका रीजनिंग होगा कि इन केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन नाइदर द डेबिट नॉर द क्रेडिट एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, सो द ट्रायल बैलेंस विल टैली, ठीक है। या आप लिख सकते हो कि एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन डज नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ओके, सो इट्स टोटल विल टैली। अब देखो थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड। व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड। ये ट्रू है। जब ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद एरर्स डिटेक्ट होते हैं तो आप सस्पेंस अकाउंट ओपन तो करते हो, और ये क्यों करते हो? ताकि ट्रायल बैलेंस को मैच कराया जा सके टेम्पोररली। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ट्रू, in case errors are detected after preparation of trial balance, a suspense account is open to temporarily agree the trial balance, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। when purchase of an asset is treated as an expense, purchase of an asset is treated as an expense, it is error of principle। बिल्कुल सही। आपने एक एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए पर आपने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया, उसको एक एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया। तो ये तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में एरर हुई है। तो यहां पर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो ये ट्रू लिखना है, ठीक है, ये ट्रू होगा। आगे बढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस अग्रीज इन द केस ऑफ कंपेंसेटिंग एरर्स, ये भी ट्रू है, ठीक है ना। जब भी कोई कंपेंसेटिंग एरर होता है तो उसमें क्या होता है कि एक एरर का इफेक्ट दूसरा एरर जो है उसको नलीफाई कर देता है। मान लो कि एक एरर में 200 रुपया डेबिट कम हो गया और किसी दूसरे एरर की वजह से 200 रुपया डेबिट ज्यादा हो गया, तो क्या होगा? 200 रुपया कम और 200 रुपया ज्यादा, दोनों का इफेक्ट जो है कट कुटा के नलीफाई हो जाएगा। तो इस केस में ऐसे एरर्स को कंपेंसेटिंग एरर्स बोलते हैं। तो ये चीज ट्रू होगी।
ट्रायल बैलेंस जो है वो अग्री कर जाएगा, डेबिट क्रेडिट का टोटल मैच हो जाएगा क्योंकि डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर लिख देना आप कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस कंपेंसेटिंग एरर्स कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ अदर एरर, ठीक है ना। तो ट्रायल बैलेंस विल अग्री, ठीक है। 6th पॉइंट में व्हेन अमाउंट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो यहां पर क्या कर रहे हैं, व्हेन अमाउंट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। ट्रू होगा कि फॉल्स बोलो, ये फॉल्स है। क्यों, यहां पर लिख ले रहा हूं पहले फॉल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कुछ गड़बड़ी करते हैं, आप कैपिटल को रेवेन्यू कर दे रहे हो, रेवेन्यू को कैपिटल कर दे रहे हो, तब एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है। लेकिन जब अमाउंट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड तो ये एरर ऑफ कमीशन है, आपने कुछ गलती कर दी, ये क्लरिकल एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है, तो ये जो है फॉल्स होगा, ठीक है ना। आप लिख देना यहां पर फॉल्स व्हेन अमाउंट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड इट इज एन एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। ऑन परचेज ऑफ फर्नीचर द अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर शुड बी डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। देखो यहां पर क्या बोला है, मान लो कि आपने कोई फर्नीचर परचेज किया, उसके रिपेयर्स में आपने कुछ अमाउंट स्पेंड किया, मान लो कि सेकेंड हैंड फर्नीचर परचेज किया आपने अपने बिजनेस के लिए, और आपने रिपेयर्स जो है उसमें करवाया, तो वो रिपेयर्स ना रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पुट टू यूज करने से पहले कोई भी एसेट खरीदा है अगर आपने, मैंने पहले भी बता रखा है आपको, उसको पुट टू यूज करने से पहले आप कुछ भी खर्चा करते हो, कुछ भी खर्चा करते हो तो उसको उस एसेट की कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर आपने फर्नीचर परचेज किया है, उसमें रिपेयर करवाया है, ये रिपेयर कब आप करवा रहे हो, जब आप फर्नीचर परचेज करके लाए हो तभी। ऐसा नहीं है कि आप फर्नीचर को परचेज करके ले आए हो, बिजनेस में यूज कर रहे हो, यूज करते करते कुछ खराबी आ गई, आप उसने उसको रिपेयर कराया, ऐसा नहीं है। फर्स्ट टाइम आपने रिपेयर कराया पुट टू यूज करने से पहले, तो इट शुड बी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट नॉट रिपेयर अकाउंट, तो ये है फॉल्स, ठीक है ना। आप लिख देना इट शुड बी डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन टू रेक्टिफाई द एरर्स डिटेक्टेड इन करेंट पीरियड। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन टू रेक्टिफाई एरर्स डिटेक्टेड इन द करेंट अकाउंटिंग पीरियड, ये चीज गलत है। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम कब यूज करते हैं, जब हमको एरर्स जो है वो डिटेक्ट होते हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद, ठीक है ना, तब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है। तो यह फॉल्स होगा, इसको भी फॉल्स लिख देता हूं, ओके। अच्छा चलो 9th पॉइंट क्या है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रोप्राइटर्स हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। लो गलती कर दी फिर से, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड ऑफ द प्रोप्राइटर्स हाउस, प्रोप्राइटर जिस घर में रहता है, मालिक जिस घर में रहता है बिजनेस का, उसका जो रेंट पे होगा लैंडलॉर्ड को, वो रेंट अकाउंट में थोड़ी ना डेबिट करेंगे। अरे दुकान का या गोडाउन का भाड़ा थोड़ी, अपने शोरूम का भाड़ा थोड़ी, ये तो प्रोप्राइटर के घर का भाड़ा है, तो ये तो रेंट अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, ये ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है ना, ये आपको पता है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी और आप लिख देना रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस मस्ट बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है, नॉट रेंट अकाउंट, ओके। If the errors are detected after preparing trial balance, then all the errors are rectified through suspense account. देखो ये स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, क्या लिखा है, if the errors are detected after preparing trial balance, then all the errors, all वर्ड पे ध्यान दो, all the errors are rectified through suspense account. ऐसा होता है क्या, हमेशा हर एरर ही क्या सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई होगा क्या, नहीं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद हम जो रेक्टिफाई करते हैं उसमें हम सस्पेंस अकाउंट बना के सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई करते हैं, लेकिन किस केस में, उन्हीं केसेस में जहां पर वो एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रहा हो। कुछ ऐसे भी तो एरर्स होते हैं ना जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, जैसे कि आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, फिर ऐसे भी एरर्स होते हैं जहां पर कंप्लीट रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है, जर्नल एंट्री पॉसिबल होती है, वहां तो हमको सस्पेंस अकाउंट नहीं लगता है। तो ऑल एरर्स लिख के यहां पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया, सारे एरर्स थोड़ी ना सस्पेंस अकाउंट से रेक्टिफाई होते हैं। यहां पर आप फॉल्स लिखोगे और स्टेटमेंट क्या लिखोगे, आफ्टर प्रिपरेशन इफ द एरर्स आर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस देन ओनली द एरर्स विच अफेक्ट द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट। आप समझो ना, ट्रायल बैलेंस जो मैच नहीं करता है उसमें कुछ एरर्स का रोल होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एरर्स हो सकते हैं जिसके कारण ट्रायल बैलेंस की अग्रीमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, पर वो तो एरर्स हैं, जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया, एरर तो है भैया,
पर ट्रायल बैलेंस की एग्रीमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। या आप किसी रॉन्ग अकाउंट में डेबिट कर देते हो, किसी रॉन्ग अकाउंट में क्रेडिट, राम के अकाउंट की जगह श्याम के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, तो राम का अकाउंट या श्याम का अकाउंट किसी में भी आप क्रेडिट करो, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में तो फिगर आएगा, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगी। तो उन सब एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमको सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट होगा फॉल्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक बार देखते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वैसे मैं बता दूं कि ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो एंड तक देखना जरूर, आप ही के काम के लिए है, मेरा कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है इससे, ठीक है ना। आप ही का एग्जाम में अच्छा रिजल्ट हो, इसलिए आपके साथ ये सब डिस्कशन में कर रहा हूँ। ट्रू फॉल्स वगैरह आ सकता है, और ट्रू फॉल्स 1 नंबर क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन नंबर 1 में, और वो कंपलसरी होता है, तो हो सकता है कि उसमें रेक्टिफिकेशन से रिलेटेड 1-2 ट्रू फॉल्स दे दिया, तो ईजी मार्क्स जो आपको मिलने थे वो भी मिलने से रह जाएंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और क्वेश्चन को वीडियो को देखो। गुड्स परचेज फ्रॉम ए फॉर ₹10,000 पास थ्रू द सेल्स बुक, द एरर विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, डिक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से पढ़ेंगे। गुड्स हमने परचेज किया था ए से 10,000 का, ये सेल्स बुक के थ्रू पास कर दिया। अब देखो, परचेज रिकॉर्ड होना चाहिए था 10,000 का, जो कि नहीं हुआ। सेल रिकॉर्ड हो गया 10,000 का, जो कि नहीं होना चाहिए था। ये हमारा हो चुका है, ठीक है, और ये हमारा बुक्स में नहीं हुआ। अब देखो, सेल्स गलती से 10,000 रिकॉर्ड कर जाने के कारण आपका इनकम जो है ये 10,000 से ज्यादा हो गया, क्योंकि आपकी एक इनकम जो नहीं थी वो आपने रिकॉर्ड कर दी, तो 10,000 से इनकम बढ़ गया। अब एक खर्चा, आप सेल्स की बात भूल जाओ, सेल्स की बात हो गई। अब ये देखो, परचेज जो है, परचेज 10,000 का जो हमने रिकॉर्ड करना था, एक एक्सपेंडिचर पर रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करना था पर नहीं किया, ठीक है ना। इसके कारण क्या होगा, हमारा एक्सपेंडिचर 10,000 से कम हो जाएगा, हमारा उसके कारण और हमारी इनकम 10,000 से बढ़ जाएगी, ठीक है, यहां लिखता हूं, और इनकम जो है 10,000 से बढ़ जाएगी। तो टोटल हमारा इनकम कितने से बढ़ जाएगा, 20,000 से। सॉरी, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर एक चीज, थोड़ा सा यहाँ पर हमारी जो है एक्सपेंस, परचेज रिकॉर्ड नहीं करने के कारण एक्सपेंस 10,000 से कम हो जाएगी, तो टोटल हमारा प्रॉफिट जो है ये बढ़ जाएगा कितने से, 10,000, 10,000, 20,000 से। समझो बात को, सेल्स आपको रिकॉर्ड नहीं करना था पर आपने सेल रिकॉर्ड कर दिया 10,000 का, तो इनकम तो ऑलरेडी 10,000 बढ़ गई। देखो यहां पर होना चाहिए इनकम 10,000 बढ़ गई, ठीक है, और परचेज आपको रिकॉर्ड करना था एक्सपेंस 10,000 का, वो आपने रिकॉर्ड नहीं किया एक्सपेंस, तो यहां पर एक्सपेंस कम है। तो गैप देखो, एक्सपेंस और इनकम के बीच ना डबल गैप है, डबल गैप, तो आपका प्रॉफिट जो है वो 20,000 से ज्यादा होगा। तो यहां पर सही आंसर होगा इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये सब जो मैंने लिखा अभी। अब सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ, क्या लिखा है, इफ अ परचेज रिटर्न ऑफ ₹1,000, परचेज रिटर्न ऑफ ₹1,000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल्स रिटर्न अकाउंट बट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सप्लायर्स अकाउंट, तो द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस कैसे इफेक्ट होगा। टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस वुड शो द डेबिट साइड टू बी 1,000 मोर देन क्रेडिट। क्या हमारा ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट से 1,000 रुपये ज्यादा होगा, या हमारा क्रेडिट जो है वो डेबिट से 1,000 रुपये ज्यादा होगा, या हमारा डेबिट जो है वो क्रेडिट से 2,000 रुपये ज्यादा होगा। ये 3 ऑप्शन है, हमको इसमें से एक सेलेक्ट करना है। अब देखो हुआ क्या है, परचेज रिटर्न हुई है 1,000 की, परचेज रिटर्न हुई है 1,000 की। एक बार यहीं पर लिखते हैं छोटा सा, ठीक है, परचेज रिटर्न है 1,000 का, ठीक है। इसके लिए कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, सोचो। इसके लिए होना चाहिए सप्लायर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, ठीक है, सप्लायर अकाउंट डेबिट होना चाहिए 1,000 से, और परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए 1,000 से, क्योंकि आपको पता है परचेज अकाउंट जो है वो एक्सपेंस है हमारा, परचेज, तो परचेज रिटर्न, परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट होना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना। ये हो गया। अब हुआ क्या है, रॉन्गली पोस्टेड, परचेज रिटर्न जो 1,000 का रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो ये जो हमारा परचेज रिटर्न का जो क्रेडिट है ये वाला, इसको मैं ब्लू कलर से ऐसे राउंड कर दे रहा हूं, ये हमारा एक्चुअली हुआ नहीं, ठीक है ना। इसकी जगह पर रॉन्ग पोस्टिंग क्या हो गई, हमारा जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है ना, इसमें चला गया डेबिट 1,000 का। लेकिन सप्लायर अकाउंट के बारे में क्या बोला है कि सप्लायर अकाउंट में करेक्ट एंट्री हुई है, सप्लायर अकाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है, तो सप्लायर अकाउंट जो है ये बिल्कुल हमारा सही है, सप्लायर अकाउंट सही है, ये वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, सप्लायर अकाउंट में डेबिट गया
और सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी डेबिट चला गया, क्रेडिट में कुछ नहीं गया। हुआ क्या, सप्लायर अकाउंट में डेबिट चला गया 1000 का और सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी डेबिट चला गया 1000 का। तो ट्रायल में क्या हो गया, ट्रायल में 1000 और 1000 दो डेबिट आ गए, 1000 और 1000 दो डेबिट आ गए। क्रेडिट में कुछ नहीं हुआ, क्रेडिट में जाना चाहिए था परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट में कुछ हुआ ही नहीं। तो क्रेडिट में कितना है, 0। तो डेबिट में आया 2000, क्रेडिट में आया 0। तो हमारा डेबिट जो है 2000 से ज्यादा है, तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। इसको एक बार मिटा लेते हैं फटाक से। चलो अब थर्ड पॉइंट जो है उसको देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, इट इज कॉल्ड। अगर कोई अमाउंट रॉन्ग अकाउंट में पोस्ट होता है या रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट में पोस्ट होता है, तो इट इज कॉल्ड क्या, एरर ऑफ कमीशन। ये तो आपको पता है, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है ना। अब आओ अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा जो है उसको देखते हैं। ₹200 पेड एज वेजेस फॉर erecting a machine शुड बी डेबिटेड टू 200 रुपए पे किए हैं वेजेस के तौर पे। काम क्या है देखो, erecting a machine, erecting a machine, एक मशीन आप खरीद के लाए हो बिजनेस में, उसको अपने फैक्ट्री में खड़ा करा रहे हो, इंस्टॉल करा रहे हो, तो वो कौन से अकाउंट में वो खर्चा डेबिट होना चाहिए, 200 रुपया जो है, क्या है वो रिपेयर अकाउंट में होना चाहिए, क्या मशीन अकाउंट में, या कैपिटल अकाउंट में। सिंपल सा पुट टू यूज वाला कॉन्सेप्ट, जो फॉर्मूला जो है, मंत्र जो है वो याद रखना। पुट टू यूज में मैंने आपको क्या बताया है कि कभी भी कोई भी एसेट अगर आप बिजनेस में खरीद के लाते हो, तो वो जब तक पुट टू यूज या रेडी टू यूज ना हो जाए, तब तक का जितना खर्चा है सारा उसी मशीन के कॉस्ट में ऐड होगा। तो यहां पर मशीन के अकाउंट को ही डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 200 रुपया आपने वेजेस पे किया है, वो मशीन को फैक्ट्री में लाने से, तो गाड़ी से उतारना पड़ेगा, उसको सही जगह पर इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें लेबर लगेगा, आपको लेबर को कुछ पैसा तो देना पड़ेगा ना, वही 200 रुपया पे किया है, तो ये मशीन अकाउंट में ही जाएगा, मशीन अकाउंट के कॉस्ट में डेबिट होगा, मशीन अकाउंट में डेबिट होगा इसका कॉस्ट। ठीक है, चलो पांचवा पॉइंट आ जाते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे है ये पांचवा। ऑन परचेज ऑफ ओल्ड फर्नीचर and the amount of ₹1000 spent on its repair should be debited to which account। ओल्ड फर्नीचर हमने खरीदा है, 1000 रुपए जो है उसके रिपेयर्स में हमने अमाउंट खर्चा किया है 1000 रुपया, इसको किस अकाउंट में डेबिट करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट, फर्नीचर अकाउंट में। देखो आप नया फर्नीचर खरीद के लाए हो कि ओल्ड फर्नीचर खरीद के लाए हो, उससे कोई फर्क नहीं, आप बिजनेस में एक एसेट खरीद के लाए हो। अब क्योंकि आप एक ओल्ड फर्नीचर खरीद के लाए हो, तो आप चाहते हो कि यूज करने से पहले उसकी थोड़ी सी मरम्मत करा ली जाए, ठीक है ना। तो यूज करने से पहले आप मरम्मत कराओगे, तो वो 1000 रुपए फर्नीचर अकाउंट में ही डेबिट होंगे। अब मान लो कि ये फर्नीचर यूज करते करते आपके बिजनेस में काफी सालों से यूज हो रहा है, और यूज करते करते इसमें कुछ टूट फूट गया, कुछ खराब हो गया, उसका अगर आप रिपेयर करवाते हो, तो बाद में उसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। पर अभी क्योंकि आप खरीद के लाए हो, अभी परचेज लिखा है देखो, और यूज करने से पहले ही आप रिपेयर करवा ले रहे हो, तो उसको फर्नीचर अकाउंट में ही डेबिट करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। गुड्स वर्थ ₹50 गिवन एज चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू। देखो चैरिटी आपने किया है, बिजनेस का एक खर्चा लगा है, तो चैरिटी अकाउंट एक्सपेंस है, इसको डेबिट करना पड़ेगा 50 रुपए से। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट गुड्स गया आपका, कैश नहीं गया, आपने कैश नहीं बांटा चैरिटी में। तो गुड्स जब भी निकलता है, ये सब चैरिटी वैरिटी लॉस वॉस के केस में, तो हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ठीक है ना। आपको मैंने बताया जर्नल वाले चैप्टर में, ठीक है, वो वाला देख लेना अगर ठीक से नहीं दिखा। तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 50 रुपए से यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा परचेज अकाउंट। अच्छा आगे चलो, गुड्स वर्थ ₹100 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर डोमेस्टिक यूज। प्रोप्राइटर ने 100 रुपए के गुड्स का ड्राइंग्स कर लिया, 100 रुपए गुड्स जो है खुद के कंजम्पशन के लिए बिजनेस से निकाल लिए, तो ये भी कहाँ क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, ठीक है। चलो, सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड टू। देखो सेल्स ऑफ गुड्स नहीं है, सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर है। अब आपके ऑफिस में कोई फर्नीचर पुराना हो गया, आपने सोचा कि नया फर्नीचर लेंगे, चलो इसको बेच देते हैं, तो वो जो आपने बेचा है उसके कारण आपका जो फर्नीचर जो एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है। एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट, और जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो फर्नीचर क्योंकि डिक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट कहाँ होगा, फर्नीचर अकाउंट में होगा, ठीक है, सिंपल है एकदम। 9th पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस इज फॉर लोकेटिंग एरर्स ऑफ कमीशन, लोकेटिंग एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और लोकेटिंग क्लेरिकल एरर्स। अब यहाँ पर एक चीज डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो भी हमारे एरर्स होते हैं, ये एरर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल
ठीक है ना, और एक होता है क्लेरिकल। अब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल में तो आपको मैंने बता ही दिया कि कैपिटल रेवेन्यू से रिलेटेड जो एरर्स हैं वो इसमें आते हैं। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कभी भी ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते, ट्रायल बैलेंस नॉट अफेक्टेड, क्योंकि यहां पर डेबिट और क्रेडिट में प्रॉब्लम नहीं आती है। यहां पर प्रॉब्लम कहां आती है कि आपने फर्नीचर अकाउंट डेबिट करने की जगह पर कोई एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक है। ऐसा आपका कैपिटल रेवेन्यू का या अकाउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेटेड एरर है, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते। लेकिन क्लेरिकल एरर्स में आपका क्या हो सकता है, इसमें ट्रायल बैलेंस इफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें आपका आता है एरर्स ऑफ ओमिशन और एरर्स ऑफ कमीशन, ठीक है। तो इससे पूरा ओमिशन होगा तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा। कुछ केस में ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है, कुछ केस में ट्रायल बैलेंस नहीं इफेक्ट होता है। पर इनसे जो ट्रायल बैलेंस की जो मेन मुद्दा है, जो एरर्स आप ट्रायल बैलेंस से पकड़ना चाहते हैं ना, वो क्लेरिकल एरर्स ही होते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कभी भी प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल को नहीं पकड़ पाता है। तो यहां पर आंसर होगा लोकेटिंग द क्लेरिकल एरर्स। ओके, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। ₹200 रिसीव्ड फ्रॉम स्मिथ हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड डेट शुड बी क्रेडिटेड टू। अब आपको स्मिथ से कुछ अमाउंट मिलना था 200 रुपया, उसको आपने बैड डेट के हिसाब से राइट ऑफ कर दिया था, अब वो अमाउंट आपको 200 रुपए का मिल गया है। तो ये चीज हमने इलस्ट्रेशन करते समय डिस्कस की थी। अब इसको कहां क्रेडिट करेंगे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में, ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में एंट्री क्या होगी मैं बता देता हूं, कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा क्योंकि 200 रुपए मिल रहे हैं, और टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। आपको स्मिथ से पैसे मिल रहे हैं, स्मिथ अकाउंट को आप क्रेडिट नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी उसकी बुक्स में वैल्यू आप जीरो कर चुके हो, क्योंकि उससे मिलने वाले पैसे को आप बैड डेट के हिसाब से एक लॉस में बुक कर चुके हो। तो अभी आपको बैड डेट रिकवरी अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसकी डिटेल डिस्कशन हमने की है अपने क्लासेस में, आप याद कर लेना। परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ₹1200 हैज बिन डेबिटेड टू जनरल एक्सपेंस अकाउंट। देखो यहां पर क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। फर्नीचर परचेज किया है 1200 का, तो एसेट परचेज किया है तो एसेट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए। यहां पर हमने जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 3, आप इन थ्योरी क्वेश्चंस को पढ़ लेना। इसका आंसर जो है सजेस्टेड आंसर में दिए हुए हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है ना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम बनाएंगे। देखो यहाँ पर पूरा मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। ये पुराने साल के क्वेश्चंस हैं, मई 2018 और भी मैंने यहाँ पर लेके रखे हैं, डिफरेंट ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो इनको हम देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए, पिछले साल के क्वेश्चंस और आरटीपी, इसी को हम देखेंगे। ये नोट्स मैंने सिर्फ आपके लिए ही तैयार किया है। ओके, तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को एक एक करके बनाना चालू करते हैं। चलो, सबसे पहले जो हमारा है यहाँ पर वो है मई 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, 4 मार्क्स के लिए आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। चलो पढ़ते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज, नरेशंस नॉट रिक्वायर्ड। देखो इंस्टीट्यूट ने चल के बोल दिया है आपसे कि नरेशन नहीं चाहिए। इसका मतलब इंस्टीट्यूट कभी भी जब आपसे जर्नल एंट्री पूछता है क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि जर्नल एंट्री के साथ आप नरेशन भी लिखो। तो जहां पर वो कह देता है कि नरेशन नहीं चाहिए, बस वहीं पर नरेशन नहीं लिखना है। बाकी हर जगह पर कहीं भी जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलेगा, चाहे किसी भी चैप्टर का सम हो, नरेशन आपको जरूर लिखना है, वरना नंबर कटेंगे, ठीक है। तो गिव जर्नल एंट्रीज, नरेशंस नॉट रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। तो एग्जाम में तो आपको बोला नहीं हुआ होगा कि रेक्टिफिकेशन एरर्स चैप्टर से है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेक्टिफाई वर्ड देख के आपको समझना पड़ेगा कि रेक्टिफिकेशन चैप्टर से है। अब चलो एक एक करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। देखो, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम फॉर ₹3000 पोस्टेड टू शुभम अकाउंट एज ₹300। क्या हुआ, आपने एक फर्नीचर परचेज किया निगम से, ठीक है ना, क्रेडिट में परचेज किया 3000 का, तो उसका एंट्री क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू निगम 3000, यानी कि निगम अकाउंट में 3000 क्रेडिट होना चाहिए था। पर ये पोस्टिंग कहां पर हो गई, पोस्टिंग हो गई शुभम के अकाउंट में 300 रुपए से, ठीक है। तो इसका मतलब फर्नीचर अकाउंट में डेबिट सही है, फर्नीचर अकाउंट के बारे में कुछ बोला है क्या कि गलत है। यहां पर निगम के जगह पर शुभम अकाउंट में पोस्टिंग हुई है, ये आपको समझ लेना पड़ेगा। फर्नीचर अकाउंट में डेबिट ठीक ठाक है, उसमें कोई एरर नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू निगम 3000 होना चाहिए था, निगम की जगह शुभम के अकाउंट में पोस्टिंग हो गई है, लेकिन अमाउंट 3000 की जगह 300 है। तो यहां पर 2 एरर्स है। एक एरर है कि क्रेडिट जो निगम के अकाउंट में होना चाहिए था 3000 का, उसकी जगह शुभम के अकाउंट में हुआ, लेकिन एक और एरर क्या हो गई, 300 रुपया अमाउंट भी हो गया। अब देखो, शुभम के अकाउंट में जो 300 रुपया क्रेडिट हुआ वो गलत है, उसको डेबिट करना चाहिए। 300 रुपए का क्रेडिट को डेबिट करने के लिए हम शुभम के अकाउंट को डेबिट करेंगे,
ठीक है, 300 रुपए से शुभम के अकाउंट को डेबिट करेंगे 300 रुपए से। मैं एक बार यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ, शुभम को हम डेबिट करेंगे 300 से। अच्छा, निगम के अकाउंट में 3000 रुपए क्रेडिट होने चाहिए थे, वो नहीं हुआ, तो निगम को हम क्रेडिट करेंगे 3000 से। ठीक है, तो शुभम हमारा डेबिट होगा 300 से, निगम क्रेडिट होगा 3000 से, तो बैलेंसिंग फिगर जो 2700 हमारा और डेबिट होना है वो किस में जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। तो चलो इसकी एंट्री जो है लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने सोल्यूशन जो है पूरा फॉर्मेट के साथ, एक सम का मैं पूरा फॉर्मेट के साथ सोल्यूशन वगैरह करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कैसा करना है। अब ये देखो मई 2018 मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको पता चले इसका सोल्यूशन हो रहा है। इन द बुक्स ऑफ लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई नाम नहीं बताया हुआ हो तो इसको आप ब्लैंक रख देना, पर इन द बुक्स ऑफ ज़रूर लिखना, फिर नीचे हेडिंग देना जर्नल, फिर ये फॉर्मेट्स जो हैं जैसे हम बनाते हैं वैसे बनाना। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में जो है यहाँ पर डेट्स नहीं दी हुई है, आपको नंबरिंग करके दी हुई है। ठीक है, तो आप ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर डेट मत लिखना, आप सीरियल नंबर लिख सकते हो या इसको ब्लैंक छोड़ देना। आप इंस्टीट्यूट के मैथ में भी जब सोल्यूशन देखोगे तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दिया जाता है अगर डेट ना हो तो। यहाँ सीरियल नंबर नहीं लिखते हैं, और क्योंकि यहाँ पर डेट्स अगर दी हुई होती तो हम यहाँ पर डेट लिख देते, पर यहाँ पर सीरियल नंबर दी हुई तो इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो की कॉलम भी बनानी जरूरी है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, उसमें आप हड़बड़ी कर रहे हो तो इसको छोड़ सकते हो, लेकिन ये भी गलती ही होगी, लेजर फोलियो का कॉलम भी ठीक ठाक बना देना, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है ना, आपको पता है जर्नल का फॉर्मेट है। चलो पहला एंट्री जो है हमारा 1 नंबर पॉइंट है, इसको लिखते हैं। इसमें हमको शुभम अकाउंट को डेबिट करना है 300 से, और निगम अकाउंट को क्रेडिट करना है, निगम अकाउंट को क्रेडिट करना है 3000 से, और ये जो 2700 का गैप है डेबिट में, जो और 2700 आना चाहिए, इसके लिए हमको सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। ठीक है, तो ये हमारा पहला रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है ये बन गया। ठीक है ना, नरेशन नहीं मांगा है इसलिए नरेशन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। चलो अब दूसरा पॉइंट क्या है, सेल्स रिटर्न ऑफ 5000 टू ज्योति, सेल्स रिटर्न ऑफ 5000 टू ज्योति वॉज नॉट एंटर्ड इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स दो इट वॉज ड्यूली टेकन इन द स्टॉक बुक। सेल्स रिटर्न हुई थी 5000 की, ठीक है ना, ज्योति ने रिटर्न दिया था, ये हमारे बुक्स में एंटर नहीं हुआ, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसको रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होगी, देखो एक पूरा ट्रांजैक्शन हमारे बुक से ऑमिट हो गया था रिकॉर्ड होना, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमको ये एंट्री जो है इसको रिकॉर्ड कर लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक बुक में हमने इसको ले लिया था, इसका मतलब ये है कि हमारी गुड्स की जो वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू वगैरह सब कुछ ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में और ज्योति के अकाउंट में एंट्री नहीं हुई, यानी कि सेल्स रिटर्न वाली एंट्री हमारी नहीं हुई थी, तो उसको कर लेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे हम सेल्स रिटर्न के लिए, आ जाते हैं दूसरे नंबर पॉइंट, इसका यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट लिख देंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्योति अकाउंट 5000 का। ठीक है, तो ये भी हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है ये बन गया। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहां पर स्टार मार्क करके रखा है। इन्वेस्टमेंट्स वेर सोल्ड फॉर ₹75,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹15,000 एंड पास थ्रू द सेल्स अकाउंट। क्या गड़बड़ हो गई यहां पर देखो, इन्वेस्टमेंट्स थे हमारे बिजनेस में। इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, हमारे एसेट्स होते हैं, करंट एसेट की कैटेगरी में आते हैं, एसेट्स होते हैं। उनको हमने बेचा 75,000 में, कितने में बेचा, 75,000 में, और उसमें हमने प्रॉफिट कितना कमाया, 15,000। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट्स की कॉस्ट कितनी थी, 60,000 की, 60,000 की कॉस्ट थी इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है, बेचा 75,000 में, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 15,000। ठीक है, अब इस एंट्री को हमने सेल्स अकाउंट के थ्रू पास कर दिया, सेल्स अकाउंट के थ्रू पास कर दिया, तो गड़बड़ कहाँ हो गई, देखो इसको थोड़ा सा रफ में एक बार समझा देता हूं। देखो हमारे बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है ये कितना का है, 60,000 का। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, तो 60,000 का डेबिट हमारे बुक्स में इन्वेस्टमेंट की बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 60,000 की। अब ये सारे इन्वेस्टमेंट्स हमने बेच दिए, सारे इन्वेस्टमेंट्स बेच दिए, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री क्या होनी चाहिए, देखो कैश में बेचा, मान लो कैश में बेचा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, कितने में बेचा, 75,000 में। रुपए कितने मिले हमको, 75,000 रुपए मिले। ये बैंक भी हो सकता है, मैं यहाँ पर बैंक ऑब्लिक कैश लिख देता हूँ। ठीक है,
75,000 रुपये मिले, या तो बैंक में मिले या कैश में मिले, तो वो पार्ट तो हमने डेबिट कर दिया 75,000। और 2 क्या होनी चाहिए, 2 हमारा क्रेडिट क्या होना चाहिए, ये करेक्ट एंट्री में लिख रहा हूं। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए बताओ। क्रेडिट में हमारा इन्वेस्टमेंट्स बिका है, तो इन्वेस्टमेंट्स हमारा एसेट था। एसेट जब बिकता है तो एसेट बिजनेस से जाता है, यानी कि एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, तो एसेट को क्रेडिट करना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमारा कितने अमाउंट से क्रेडिट होना चाहिए बताओ। इन्वेस्टमेंट हमारे पास बुक्स में है 60,000 का, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आप बेच दे रहे हो, जो चीज आपके पास बुक्स में डेबिटेड है 60,000 टोटल आप बेच दे रहे हो, तो आप मैक्सिमम कितना क्रेडिट कर सकते हो, उसको जीरो करना है हमको, तो मैक्सिमम क्रेडिट हम 60,000 कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में अमाउंट जो है हम 75,000 नहीं लिख सकते, 60,000 लिखेंगे। तो बाकी का जो 15,000 का क्रेडिट है वो कहां पर आएगा बताओ। ये एक हमको इनकम बुक करना पड़ेगा, एक इनकम, ठीक है ना, एक प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा हमको। तो यहां पर एक अकाउंट हमको खोलना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट बोल के एक अकाउंट हमको खोलना पड़ेगा, और उसमें 15,000 डालेंगे, और फाइनली ये जो 15,000 है और ये ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसका बैलेंस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तभी जाके हम बिजनेस का टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जैसे आपने अगर डेप्रिसिएशन का चैप्टर किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये सब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो वैसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है। तो ये एंट्री होनी चाहिए थी, ये करेक्ट एंट्री थी, लेकिन इन लोगों ने क्या एंट्री कर दिया, रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री इन्होंने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट तो ठीक किया, ठीक है ना, कैश अकाउंट डेबिट इन्होंने ठीक किया, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है। इन्होंने क्या बोला है कि ये एंट्री जो है ये पास थ्रू कहां से हुई, पास थ्रू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स की जब हम एंट्री करते हैं तो प्रॉफिट ऐसे अलग से थोड़ी ना बुक करते हैं, ऐसे प्रॉफिट अलग से तो बुक नहीं करते हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, ये एंट्री हमने की होगी। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, ये चीज तो होनी नहीं चाहिए थी, है ना, क्रेडिट ये दोनों होने चाहिए थे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था। तो अब हमको सही करने के लिए क्या करना होगा, सेल्स अकाउंट जो क्रेडिट हुआ पड़ा है गलती से उसको हम डेबिट कर देंगे, और ये जो इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये जो हमारा क्रेडिट होना चाहिए इसको क्रेडिट कर देंगे, तो सिंपल सा रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। तो यहां पर चलो थर्ड पॉइंट में लिखते हैं, पहले जर्नल एंट्री, सेल्स अकाउंट को कर देंगे डेबिट 75,000 का, क्योंकि एंट्री सेल्स अकाउंट के थ्रू हो गई थी तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट था, तो वो तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए ना, उसको ठीक करने के लिए अब डेबिट कर रहे हैं। और हमारा इन्वेस्टमेंट्स जो बिका, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो 60,000 का हमारा इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट जो है इसको 60,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, और टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, अकाउंट ये 15,000। तो ये हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गया इसका, ठीक है। चलो अब आएंगे फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये देखो, एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर दर्शन फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंस। बहुत ईजी है, 10,000 रुपया प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है, किसके लिए, अपना पर्सनल यूज के लिए, उसको आपने एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो ये गलत कर दिया ना, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होगा। तो एक्सपेंसेस अकाउंट में जो डेबिट है उसको सही करने के लिए उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और ड्रॉइंग्स अकाउंट में जो डेबिट नहीं आया है हमारा उसको लाना पड़ेगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। चलो जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर मैं ये जो जर्नल एंट्रीज लिख रहा हूं, मैं यहां पर कहीं भी कोई शॉर्ट फॉर्म इन्वेस्टमेंट की INV, एक्सपेंसेस की EXP नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि एक जर्नल जो है, एक सोल्यूशन मैं आपको एकदम परफेक्ट दिखाना चाहता हूं जैसा आप एग्जाम में करोगे, ठीक है ना। अब अकाउंट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है ना, वो आप A/C ऐसा यूज कर सकते हो, ये अलाउड है, ठीक है ना। लेकिन सेल्स रिटर्न का आपने RET सिर्फ लिख दिया सेल्स रिटर्न में, जो सब हम लोग करते हैं, टीचर लोग पढ़ाते समय ऐसा करते हैं क्योंकि हड़बड़ी होती है, तो वो हम करते हैं, पर आप सोल्यूशन करते समय ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है, इसके मार्क्स कटते हैं, ठीक है। चौथा भी हो गया। अब देखो चारों एंट्रीज हमने कर ली, 4 मार्क्स जो है हमने सिक्योर कर लिए, तो मई 2018 का क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो भी हम सोल्यूशन करेंगे
यहाँ पर इसके बाद जो भी हम सोल्यूशन करेंगे उसमें मैं उतना फॉर्मेट पे ध्यान नहीं देने वाला हूँ। मैं जल्दी जल्दी ये सब चीज़ें आपके साथ जो है डिस्कस करके सॉल्व करता जाऊँगा, ठीक है। तो आ जाओ अगले क्वेश्चन में। देखो ये जो अगला क्वेश्चन है ना, अच्छा पहले वीडियो को एक बार पॉज करके नीचे कमेंट करके एक बार बता दो कि ये जो मई 2018 वाला क्वेश्चन था ये आपको क्लियरली समझ में आया कि नहीं, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। उसके बाद जो है हम ये नवंबर 2018 वाले में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चलो नवंबर 2018 वाला को अब देख लेते हैं। 10 मार्क्स का आया था नवंबर 2018 में, 10 मार्क्स। देखो 10 मार्क्स कम नहीं होते हैं, ठीक है। और प्लस मई 2020 का जो आरटीपी था उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो मैंने आरटीपी के क्वेश्चंस नीचे लिए हैं, वहां से देखते हैं, क्योंकि ये येलो कलर थोड़ा अजीब सा दिख रहा है यहाँ पर। तो आ जाओ, मई 2020 भी मैंने आरटीपी लेके रखा है। ये रहा, ये सेम क्वेश्चन है वहां पर। इसको यहां से देखते हैं, ये देखने में ज्यादा ठीक लग रहा है। ओके चलो। द फॉलोइंग मिस्टेक्स वेयर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न आफ्टर इट्स बुक्स वेयर क्लोज्ड। आफ्टर इट्स बुक्स वेयर क्लोज मतलब कुछ हिंट समझ में आ रहा है? आफ्टर इट्स बुक्स वेयर क्लोज मतलब फाइनल अकाउंट्स बन चुकी है, मतलब हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इसकी रेक्टिफिकेशन करनी होगी। तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही आपके दिमाग में ये सारी चीजें चलनी चाहिए। एंड अ सस्पेंस अकाउंट वाज ओपनड इन ऑर्डर टू गेट द ट्रायल बैलेंस अग्रीड। पिछले साल हमने क्या किया था कि बुक्स को क्लोज कर दिया था, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स बना लिया था, लेकिन हमको पता था कि कुछ एरर्स हुए हैं क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था। हमने एक सस्पेंस अकाउंट भी खोला था पर वो एरर्स हम ढूंढ नहीं पाए थे, और हमने फाइनल अकाउंट्स बना लिया था, ठीक है ना। कितने दिन हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, एरर्स नहीं मिलेंगे तो फाइनल अकाउंट्स तो बनाना पड़ेगा ना। तो फाइनल अकाउंट्स बना लिया। अब ये सस्पेंस अकाउंट का जो फिगर था ये कहीं पर नहीं मेंशन किया हुआ है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में राइट ऑफ कर दिया कि क्या किया। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि सस्पेंस अकाउंट का जो फिगर है वो पिछले साल से इस साल कैरी करके हम लेके आए हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ईयर जो है ये एरर्स जो है, इतने सारे एरर्स लोकेट हुए, पता चला कि क्या क्या एरर्स हैं। और यहां पर क्या लिखा है लास्ट में एक बार पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द सस्पेंस अकाउंट एंड पास एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशन फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द अबव एरर्स इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक्स। तो इंक्लूडिंग नरेशन बोल दिया, मतलब जर्नल एंट्रीज के साथ आपको नरेशंस भी देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहां पर नरेशंस आपको मुंह से बोल बोल के बताया करूंगा। चलो सबसे पहला एरर क्या है? सेल्स डे बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹1000। बहुत सिंपल है, ओवरकास्ट मतलब टोटल सेल्स बुक की ज्यादा लग गई थी 1000 से, तो सेल्स अकाउंट में आपका 1000 का क्रेडिट ज्यादा है। सेल्स अकाउंट में 1000 का क्रेडिट ज्यादा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सेल्स अकाउंट का 1000 का क्रेडिट को ठीक करने के लिए सेल्स अकाउंट को 1000 से डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम ये सब्सिक्वेंट ईयर में बना रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर में बना रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट तो हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है। तो सेल्स अकाउंट अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह क्या यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। नवंबर 2018 तो सेल्स बुक जो ओवरकास्ट हो रखी है ना 1000 से, उसके लिए हमको सेल्स को डेबिट करना पड़ेगा 1000 से और क्रेडिट करेंगे सस्पेंस को। लेकिन सेल्स अकाउंट तो हमारे पास है नहीं अभी, तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, टू सस्पेंस अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, ठीक है, 1000 रुपए से। और यहां पर नरेशन क्या होगी? बीइंग सेल्स डे बुक ओवरकास्ट बाय ₹1000 नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, इसी से आप नरेशन बना लेना। मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसी से आप नरेशन बना लेना, ठीक है। इसको रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा पॉइंट क्या है? अ सेल ऑफ ₹5000 टू X was wrongly debited to the account of Y. सेल ऑफ ₹5000 टू X was wrongly debited to the account of Y. अब क्या होता है? सेल की एंट्री क्या होती है? सेल की एंट्री क्या होती है? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है, तो कस्टमर डेबिट होता है। अब यहां पर एंट्री क्या होनी चाहिए? X को जो 5000 रुपए का सेल किया है, एंट्री होनी चाहिए X अकाउंट डेबिट टू सेल 5000 का। लेकिन यहां पर डेबिट कहां चला गया? Y के अकाउंट में चला गया। तो देखो यहां पर सिर्फ एक गलती है, वो है अकाउंट में गलती, X की जगह Y में चला गया, एक गलती है। अमाउंट भी सही है, ठीक है, और डेबिट साइड भी सही है, डेबिट ही हुआ है। X में डेबिट होना चाहिए था, Y में डेबिट ही हुआ है। 5000 का 5000 ही गया है, पर बस X की जगह Y अकाउंट हो गया। तो ये जो एरर है ये ट्रायल बैलेंस पकड़ नहीं पाएगा, तो इसको हमको कंप्लीट जर्नल एंट्री से हम इसको रेक्टिफाई कर सकेंगे। अब कैसे रेक्टिफाई करें? देखो Y के अकाउंट में डेबिट चला गया, उसको क्रेडिट कर देते हैं। X के अकाउंट में डेबिट जाना चाहिए था, उसको डेबिट कर देते हैं। सिंपल, X अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट। चलो यहां पर ये 1 2 है, यहां पर 1 और यहां पर 2,
यहाँ पर एंट्री क्या होगी, एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ठीक है ना। ये 5,000 का हमारा एंट्री हो गया। अब देखो एक बात और कि यहाँ पर एक्स और वाई दोनों ही नॉमिनल अकाउंट्स नहीं है, इसलिए हमको पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दोनों पर्सनल अकाउंट्स हैं। तो सब्सिक्वेंट ईयर में भी हमारे पास पर्सनल अकाउंट्स अवेलेबल हैं, तो हमको कोई भी क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। ये भी हो गया सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखो, जनरल एक्सपेंसेस 180 वॉज पोस्टेड इन द जनरल लेजर एज 810। एक 180 रुपया का जनरल एक्सपेंस हुआ था। अब जर्नल से जब आप उसको लेजर में पोस्ट कर रहे थे, या कैशबुक से जब भी आप लेजर में पोस्ट कर रहे थे, तो आपने उसको 810 रुपए का पोस्ट कर दिया, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस जो पोस्टिंग हुई है वो कहां पर गलत पोस्टिंग हुई है, एक्सपेंसेस के अकाउंट में गलत पोस्टिंग हुई है, ठीक है, एक्सपेंसेस के अकाउंट में। तो एक्सपेंसेस आपका होना चाहिए था डेबिट, यहां पर मैं लिखता हूं आपका होना चाहिए था डेबिट 180 रुपया एक्सपेंसेस का अकाउंट, ठीक है ना, जनरल एक्सपेंसेस का अकाउंट। बाकी सब जगह ठीक है, बस यही डेबिट में प्रॉब्लम है। लेकिन ये डेबिट कितने का हो गया, 810 का। तो कितने का एक्स्ट्रा डेबिट हो गया बोलो, 810 माइनस 180, 630 रुपए से एक्स्ट्रा डेबिट हो गया। 630 रुपए से एक्स्ट्रा डेबिट है, तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। 630 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो क्या क्रेडिट करेंगे हम, जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 630 रुपए से। लेकिन जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट तो हमारे पास अब अवेलेबल है नहीं, नॉमिनल अकाउंट है भाई एक्सपेंसेस का अकाउंट, तो उसकी जगह पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को 630 रुपए से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और डेबिट किसको करेंगे, क्योंकि वन साइडेड एरर है, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। यहां लिखता हूं सस्पेंस अकाउंट डेबिट 630 रुपया टू, सॉरी जनरल एक्सपेंसेस लिख रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, 630 रुपया, ओके। और यहां पर आप नरेशन क्या लिख सकते हो, आ जाओ क्वेश्चन में देखते हैं। जनरल एक्सपेंसेस रुपीज 180 पोस्टेड इन द जनरल लेजर एज रुपीज 810 नाउ रेक्टिफाइड। बस इतना लिख देना, पूरा क्वेश्चन कॉपी करके नाउ रेक्टिफाइड लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं, इसको मैं मिटाता हूं। फोर्थ पॉइंट में क्या है, बिल रिसीवेबल ऑफ रुपीज 1550 वॉज पास थ्रू द बिल्स पेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल ऑफ रुपीज 1550 वॉज पास थ्रू द बिल्स पेबल बुक, द बिल वॉज गिवन बाई पी। अब ये देखो, यहां पर आपने पी से एक बिल रिसीव किया है 1550 रुपए का, लेकिन एंट्री कहां पर हो गई, देखो बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दोनों हमारी सब्सिडियरी बुक्स हैं, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट एंट्री की बुक्स। अब बिल्स रिसीवेबल बुक में एंट्री करने की जगह आपने बिल्स पेएबल बुक में एंट्री कर दिया, तो पूरा एंट्री ही आपका गलत होगा। वहां से जो पोस्टिंग होगी ना लेजर अकाउंट्स में, वो भी पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इस सिनेरियो को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 1550 से, और 2P अकाउंट होना चाहिए था 1550, ये एंट्री होनी चाहिए थी। पर आपने गलत बुक में एंट्री कर दी, इसलिए रॉन्ग एंट्री क्या बन गई आपकी, रॉन्ग एंट्री क्या बन गई, पी अकाउंट डेबिट हो गया आपका 1550 टू बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया 1550। ये हो गया आपका रॉन्ग एंट्री। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हमको क्या करनी पड़ेगी बताओ, रेक्टिफाइंग एंट्री के लिए रॉन्ग एंट्री को हमको करना पड़ेगा रिवर्स, और करेक्ट एंट्री को हमको लिखना पड़ेगा। तो करेक्ट एंट्री में क्या है, देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को आपको डेबिट करना पड़ेगा 1550 से, क्योंकि ये तो हमारा हुआ नहीं था, इसको हमने ले लिया, ठीक है। पी अकाउंट को हमको क्रेडिट करने बोला है, तो ये भी एक बार लिख लेते हैं, पी अकाउंट को क्रेडिट 1550 से। अब इस एंट्री को, ये जो रॉन्ग एंट्री है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के लिए पी अकाउंट का डेबिट जो है यहां पर, उसको रिवर्स करने के लिए पी अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो पी अकाउंट में एक और क्रेडिट आ जाएगा 1550 का, ठीक है। और बिल्स पेएबल अकाउंट जो यहां पर देख रहे हो, बिल्स पेएबल अकाउंट 1550 क्रेडिट है रॉन्ग अकाउंट में, ये तो क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो इसको डेबिट कर देंगे। तो यहां पर हम बिल्स रिसीवेबल नहीं, बिल्स पेएबल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 1550, ठीक है। अब ये जो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल और पी, ये तीनों अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट्स नहीं है, ठीक है ना। तो इन तीनों को हमको नॉर्मली जैसा एंट्री हमने यहां पर लिखा है वैसा ही रेक्टिफिकेशन में लिखना पड़ेगा। तो चलो यहां लिख देता हूं मैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स
पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पी अकाउंट। तो यहाँ 1550, यहाँ भी 1550 और यहाँ पर 15 300 रुपये। ठीक है ना, 15 3000 और 50 3100 रुपये। तो ये हमने कर दिया ठीक ठाक। ओके, इसके बाद देखो क्या है, लीगल एक्सपेंसेस रुपीज 1190 पेड टू मिसेस नीतू वॉज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट। अब 1190 रुपया का एक लीगल एक्सपेंसेस हमने पे किया है। ठीक है, किसको पे किया? नीतू को। उससे फर्क नहीं पड़ता, देखो पे कर दिया मतलब कैश निकल गया हमारा। ठीक है ना, कैश निकल गया, कैश में पे कर दिया तो कैश निकल गया। अब 1190 रुपया का लीगल एक्सपेंसेस हमने पेड लिखा है मतलब कैश निकल गया। ठीक है ना, ड्यू नहीं लिखा है, पेड लिखा है, इसका मतलब कैश क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? देखो एक्सपेंसेस पे किए हैं तो एक्सपेंसेस के अकाउंट ना डेबिट करेंगे हम, लेकिन डेबिट कर दिया इसकी पर्सनल अकाउंट में। नीतू अकाउंट बोल के एक अकाउंट बना के उसमें डेबिट कर दिया, तो ये तो गलत हो गया। नीतू अकाउंट में डेबिट हो गया, नीतू अकाउंट को करना पड़ेगा क्रेडिट, और लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, तो लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। लेकिन लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है, ये तो पिछले साल का एरर है, तो अभी तो मेरे पास लीगल एक्सपेंसेस पिछले साल वाला है नहीं, तो क्या करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और नीतू अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो 5वें पॉइंट में आ जाते हैं यहाँ पर P&L एडजस्टमेंट। ऐसी गलती, ऐसा शॉर्टकट जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसी गलती एग्जाम में मत कर देना, पूरा लिखना। ठीक है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना था अमाउंट हमारा 1190 टू नीतू अकाउंट 1190। तो ये एरर भी हमारा रेक्टिफाई हो गया। इसका नरेशन क्या होगा, यही लिख देना, लीगल एक्सपेंसेस रुपीज 1190 पेड टू मिसेस नीतू डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, अब चलो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम वाज डेबिटेड टू श्याम रुपीज 1500। कैश आपने राम से रिसीव किया था और उसको क्या किया आपने, डेबिटेड टू श्याम, डेबिटेड टू श्याम रुपीज 1500। अब देखो कैश रिसीव करने की एंट्री क्या होती है, इसमें कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होता है, तो 1500 से कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और राम अकाउंट जो है वो क्रेडिट होना चाहिए 1500 से। तो कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ ठीक ठाक, कैश अकाउंट तो डेबिट हुआ 1500 से ठीक ठाक, श्याम अकाउंट भी डेबिट हो गया 15 से। राम अकाउंट की तो छोड़ो, राम अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, श्याम अकाउंट उल्टे डेबिट हुआ पड़ा है 1500। तो श्याम अकाउंट जो डेबिट हुआ पड़ा है 1500, उसको ठीक करने के लिए श्याम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। राम अकाउंट को हमको क्रेडिट करना चाहिए था, हुआ नहीं, तो राम अकाउंट को भी क्रेडिट करेंगे। तो दो अकाउंट्स क्रेडिट होंगे, श्याम अकाउंट भी 1500 का क्रेडिट होगा, राम अकाउंट भी 1500 का क्रेडिट होगा, और 3000 से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर छठा पॉइंट जो है इसको लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट 3000 टू राम अकाउंट। देखो राम अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। ठीक है, तो 1500 का क्रेडिट दे दिया हमने, और टू इधर श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट में क्रेडिट डेबिट गलती से हुआ पड़ा था, उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं, तो ये भी 1500 का क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पर सारे पर्सनल अकाउंट्स है, कोई भी नॉमिनल अकाउंट है नहीं, इसलिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये 6th भी हो गया। अब अगला 7th क्या है देख लेते हैं। वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ द परचेजेस बुक टू द नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ 1235 वॉज रिटर्न एज 1325। क्या वो परचेज बुक में बहुत सारे पन्ने होते हैं, इस पन्ने का टोटल करके अगले पन्ने में कैरी करके लेके जाते हैं, वहां से फिर टोटल करना चालू करते हैं। तो एक पन्ने का टोटल 1235 आया था, उसको दूसरे पेज में जब कैरी फॉरवर्ड करके लिख रहे थे तो उसको 1325 लिख दिया। इसके कारण परचेज बुक का टोटल देखो 1325 माइनस 1235, इसके कारण 90 रुपया का फर्क पड़ गया टोटल में। तो परचेज जो अकाउंट है उसमें डेबिट जो जाएगी वो 90 रुपए से ज्यादा जाएगी, 90 रुपया ज्यादा डेबिट होगा। ठीक है ना, तो परचेज अकाउंट में डेबिट 90 रुपया ज्यादा है, यही एरर है यहाँ पर। तो उसको ठीक करने के लिए परचेज अकाउंट को 90 रुपए से क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास परचेज अकाउंट है नहीं, परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, तो हम उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 90 रुपए से, और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90 रुपए टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 90 रुपए। ठीक है, अब सारी एंट्रीज हमने कर दी। अब यहां पर हमको बोला है फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट।
फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड पास एंट्रीज, एंट्रीज तो हमने कर दिया। तो सस्पेंस अकाउंट का जो अमाउंट है, अच्छा एक एंट्री करनी बाकी रह गई, हमारा जो यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट जहाँ जो दिख रहा है आपको, इसका बैलेंस हमको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ये एंट्री छूटना नहीं चाहिए, ये याद रखना, ठीक है। तो एक नया पेज यहाँ पर हम एक एंट्री इसकी कर लेंगे, 8 नंबर एंट्री है। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का कितना पैसा आपका कैपिटल में ट्रांसफर होगा, ये निकालने के लिए आप वर्किंग नोट में एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वर्किंग, 2 एंट्रीज हमको लेनी, 2 एंट्रीज नहीं, एक ही एंट्री लेनी है। तो मैं नीचे यहाँ पर 2 वर्किंग नोट बनाऊंगा, एक सस्पेंस अकाउंट का और एक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, ठीक है। इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, क्योंकि हमको सस्पेंस अकाउंट की भी अमाउंट निकालनी बोल रहा है, ठीक है। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द सस्पेंस अकाउंट ये बोला है, ठीक है। तो ये भी हमको लिखना है लास्ट में। तो यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पर लिख लेना वर्किंग नोट, ठीक है। ये वर्किंग नोट 1 है, ये वर्किंग नोट 2 है, और यहाँ पर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और इधर डेबिट और क्रेडिट ये लिखना मत भूलना। कभी भी टी फॉर्मेट की अकाउंट बनाओगे तो डेबिट और क्रेडिट लिखना मत भूलना, ठीक है। अब आओ जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या क्या एंट्रीज हैं। पहले देखो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट, यानी कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में सस्पेंस आएगा और सस्पेंस के क्रेडिट में पीएल एडजस्टमेंट आएगा। तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा टू सस्पेंस, ठीक है, 1000, और सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय पीएल एडजस्टमेंट 1000, ठीक है। ये लिख लिया फट से पहला वाला। दूसरा वाला में कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है यहाँ पर। तीसरे वाले में देखो सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट है 630, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में पीएल एडजस्टमेंट आएगा, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में टू पीएल एडजस्टमेंट 630, और यहाँ इसके क्रेडिट में आ जाएगा बाय सस्पेंस 630, ठीक है। ये भी हमने कर लिया, यहाँ तक हो गया 3rd पॉइंट तक। इसके बाद 4th पॉइंट देखते हैं। 4th पॉइंट में क्या है, यहाँ पर कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं है हमारा, पीएल एडजस्टमेंट भी नहीं है, यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट है। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1190 टू नीतू, तो नीतू अकाउंट जो है इसके क्रेडिट साइड में पीएल एडजस्टमेंट आना चाहिए, यानी कि पीएल एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में नीतू अकाउंट आएगा। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट आ जाते हैं इसके डेबिट साइड में टू नीतू। कितना अमाउंट था मैं भूल गया, नीतू कितना, 1190, यहाँ लिख देता हूँ 1190, ठीक है। इसके बाद देखो सस्पेंस अकाउंट टू राम टू श्याम, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू राम टू श्याम 1500, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड में टू राम टू श्याम, ठीक है, 1500। तो ये हमारा राम और श्याम जो हो गया 1500 सस्पेंस अकाउंट में हमने लिख दिया। अब लास्ट जो है यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये वाला, इसमें हमारा 90 रुपया सस्पेंस अकाउंट में डेबिट है। तो यहाँ टू पीएल एडीजे ये 90 रुपया, और यहाँ बाय सस्पेंस 90 रुपया। अब बैलेंसिंग करनी है, बैलेंसिंग करनी है। इधर का टोटल कितना होगा देखो, ये 1500 3000 3630 और 90, 3630 प्लस 90 ये हो गया हमारा 3720, इधर भी लिख दो, और 3720 से 1000 घटा दोगे तो 2720। ये सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट जो है हमको मिल गया, ठीक है ना। ये इसका ओपनिंग बैलेंस होगा, ये इसका ओपनिंग बैलेंस होगा। एक्चुअली ये नीचे नहीं, ये ऊपर हमको लिखना चाहिए। इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, और ये जो है इसको लेके जाते हैं ऊपर, और यहाँ आया होगा बाय डिफरेंस इन ट्रायल बोल के, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस बोल के 2720 रुपया आया होगा। तो ये सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट होगी, ठीक है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का एक बार देख लेते हैं। इधर का टोटल होगा 1000 और 1190, 2190, इधर भी लिख देते हैं 2190, और इससे माइनस करेंगे हम 630 माइनस 90 इक्वल टू 1470 रुपये बाय कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। बाय कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट होगी और 1470 रुपये पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ जर्नल एंट्री लिख लो, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना आया था 1470,
टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1470। तो ये जो है हमारा ये सोल्यूशन भी हमने कर लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको दिखाया पिछला क्वेश्चन वो समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी है, देखो आप लोग घबराना मत, जो भी क्लासेस में हमने कवर किया है अगर आपने ठीक से किया होगा तो आपके एग्जाम्स में ऑटोमेटिक बन जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि देखो ये एरर ऑफ कमीशन है, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर वो है। आप एंट्री पढ़ते ही अपने दिमाग में सोचो ना कि क्या रेक्टिफिकेशन होनी चाहिए। आप तोते की तरह रूल्स मत रटा करो कि पोस्टेड लिखा दिखेगा तो ये करना है, डेबिटेड लिखा दिखेगा तो ये करना है। ऐसे मत करना, आप एरर को पढ़ना, समझना कि क्या उसमें गलती है और फिर सोचना कि बुक्स में क्या गलती हुई है और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करना। कोई भी थंब रूल या रटा हुआ रूल जो है उसको याद करने की कोशिश मत करना। ठीक है ना, कुछ लोग ऐसे शॉर्टकट्स याद करते हैं, उसमें काफ़ी गलतियां हो जाती है। कॉन्सेप्चुअली समझना कि क्या गलती है और उसको कैसे ठीक करना है। चलो, तो मई 2019 वाला जो है उसको एक बार देखते हैं। 4 मार्क्स का कंपलसरी आया था यहाँ पर। ठीक है, कंपलसरी मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बन के आया था, ये आपको करना ही है, आप ऑप्शनल नहीं होता आपके लिए। ओके, तो देखो, गिव जर्नल एंट्रीज विथ नरेशन, बोल ही दिया तो नरेशन तो देना ही है। टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस लिख दिया है, मतलब जर्नल एंट्रीज को सस्पेंस अकाउंट के साथ भी बनाना है, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर सस्पेंस अकाउंट यूज करना है। ठीक है, सबसे पहला, an amount of rupees 4500 received on account of interest was credited to commission account। देखो कितना सिंपल है, 4500 रुपया का एक पैसा आपको मिला था। ठीक है, तो पैसा मिला था, सोचो दिमाग में, पैसा मिला था मतलब कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट। एक एस्पेक्ट तो आपने दिमाग में अभी तक सोच लिया। ठीक है, किस लिए मिला था, रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपने दूसरा भी सोच लिया, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। अच्छा चलो, एंट्री पता चल गई क्या होनी चाहिए थे। अब क्या गलती हुई है, वाज क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। अब कैश अकाउंट डेबिट आपको पता चल गया, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए, ये भी पता चल गया, लेकिन क्रेडिट कहां हो गया, एरर कमीशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो बस इतनी सी बात, कमीशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया हो ना, कमीशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ तो इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी रेक्टिफिकेशन की, कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 4500। आओ लिखते हैं पहला। अच्छा, यहां पर मैं हेडिंग दे देता हूं जर्नल, और यहां इन द बुक्स ऑफ जो है वो लिखना है आपको, इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर ऐसे लिख देना। वहां पर क्वेश्चन में भी ऐसे लिखा हुआ है, और फॉर्मेट में नहीं बना रहा हूं, जर्नल का फॉर्मेट आपको बनाना है। ए नंबर पॉइंट है, शायद ए है, नहीं 1 है, इसको 1 कर लेते हैं, 1। और यहाँ पर हमको एंट्री करनी पड़ेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 4500। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग इंटरेस्ट क्रेडिटेड एज कमीशन नाउ रेक्टिफाइड, या सबसे सिंपल सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन में जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसी से आप नरेशन बना लेना। 4500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड, ऐसे लिख देना, नाउ रेक्टिफाइड। तो आपका सिंपल हो जाएगा, ज्यादा दिमाग लगा के सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या नरेशन बनेगा। तो क्वेश्चन का सेंटेंस से ही आप नरेशन बना लेना। ठीक है, अच्छा चलो, सेल ऑफ रुपीज 2760, सेल ऑफ रुपीज 2760 was posted from sales day book to the debit of मेसर्स सौभाग ट्रेडर्स। अब चलो इसको सोचते हैं, सेल ऑफ 2760 यानी कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल क्रेडिट होगा। ठीक है, चलो ये एंट्री हो गई। पोस्टिंग का वही, पोस्टेड मतलब लेजर में पोस्ट करते समय कुछ एरर हुआ होगा, सब्सिडियरी बुक में एरर नहीं है, लेजर में पोस्ट करते समय कुछ एरर हुआ होगा। पोस्टेड फ्रॉम सेल्स बुक टू द डेबिट ऑफ सौभाग ट्रेडर्स, तो कस्टमर कौन है, किसको हमने सेल किया है, सौभाग ट्रेडर्स को। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल होना चाहिए, तो सौभाग के डेबिट में ही हमने किया है। देखो सौभाग को डेबिट ही किया है, तो सौभाग अकाउंट डेबिट टू सेल्स होना चाहिए। अमाउंट कितना होना चाहिए, 2760, लेकिन यहां पर हो गया 2670। तो सिर्फ अमाउंट का मिस्टेक है, सिर्फ अमाउंट का, और वो भी सौभाग के अकाउंट में पोस्ट करते समय गलती हुई है अमाउंट की। ठीक है ना, सेल्स बुक में आपने 2760 ही रिकॉर्ड किया है, पोस्टेड फ्रॉम सेल्स बुक करते समय आपने सौभाग ट्रेडर्स के अकाउंट में 2670 कर दिया। तो सौभाग ट्रेडर्स के अकाउंट में 90 रुपया का, ये डिफरेंस जो है ये 90 रुपया का आता है, यहां लिख देता हूं एक बार, 90 रुपया का सौभाग ट्रेडर्स के अकाउंट में डेबिट कम गया। ठीक है ना, 2760 को अगर 2670 लिख दोगे तो 90 रुपया कम लिखा आपने, तो सौभाग ट्रेडर्स के अकाउंट में 90 रुपया डेबिट कम गया। तो क्या करना पड़ेगा, सौभाग ट्रेडर्स को सीधा 90 रुपया डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल है। और क्रेडिट किसको कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को, क्योंकि वन साइडेड एरर है। यहां पर लिखते हैं
सोहबाग ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 90 रुपया टू सस्पेंस अकाउंट 90 रुपया। ठीक है, यही है। अब नरेशन क्या बनेगी? बीइंग रॉन्ग पोस्टिंग ऑफ डेबिट इन द अकाउंट ऑफ मिस्टर सोहबाग ट्रेडर्स नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, ऐसा लिख देना। अच्छा, थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। 35,000 पेड फॉर परचेज ऑफ एयर कंडीशनर, परचेज ऑफ एयर कंडीशनर फॉर द पर्सनल यूज ऑफ प्रोप्राइटर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। देखो, आप प्रोप्राइटर के लिए एसी खरीदो, हाथी खरीदो, घोड़ा खरीदो, उसका घर का रेंट दे दो, जो भी करो, पर्सनल अकाउंट का पर्सनल एक्सपेंसेस है ना प्रोप्राइटर के, तो वो ड्राइंग्स अकाउंट ही डेबिट होगा। लेकिन यहां पर आपने किसको डेबिट कर दिया? मशीनरी अकाउंट को। तो 35,000 ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था, पर मशीनरी अकाउंट में डेबिट हो गया। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था ना, उसको डेबिट कर देंगे। मशीनरी अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो सिंपल है। चलो यहां पर इसको ठीक कर देते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 35,000। तीसरा यहां लिख देता हूं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये होगा 35,000। ठीक है, नरेशन क्या होगा? परचेज ऑफ पर्सनल एसी ऑफ प्रोप्राइटर डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। ये कर दिया हमने। अब चौथा पॉइंट देखो, गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर 5,000, द सेम हैज बीन टेकन इनटू स्टॉक बट नो एंट्री पास इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुड्स रिटर्न की कोई एंट्री नहीं पास हुई है, तो उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो गुड्स रिटर्न की एंट्री क्या है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब कस्टमर का नाम नहीं लिखा है, तो यहां पर कस्टमर ही लिखना पड़ेगा हमको। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, तो एंट्री तो हुई नहीं थी, तो एंट्री डाल देते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, सेल्स रिटर्न, या इसकी जगह आप लोग रिटर्न इनवर्ड अकाउंट भी यूज कर सकते हो। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट था? 5,000 का, 5,000 लिख दो। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर फॉर ₹5,000 फॉर विच नो एंट्री वॉज टेकन नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, चलो, तो ये भी हमने कर लिया ना। हाँ, बस 4 ही इसमें करेक्शंस थे, एरर्स थे। मई 2019 का भी हमारा हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया था, तो घबराना मत, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। और ये जो है क्वेश्चन पेपर में जैसा छपा था उसी की इमेज स्क्रीनशॉट है, तो आपको एक फील भी आ जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कैसा दिखता है सीए फाउंडेशन का। ठीक है, अच्छा, अब नवंबर 2019 में जो है उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलो, करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स। देखो, एक बोला है विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड 2 विथ ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो 2 केसेस आपको करने हैं। यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इसलिए आपसे दोनों चीजें बताने के लिए बोला है। तो एक तो विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट करना है और एक विथ ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट करना है। अब यहां पर कैसे करेंगे? देखो, पहला क्या है? सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 2100 शॉर्ट। सेल्स बुक 2100 रुपया का कम टोटल लगा। इसके कारण क्या होगा? हमारा सेल्स जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट बैलेंस होती है, वो 2100 रुपये से कम आया होगा। तो सेल्स बुक में हमारा 2100 रुपया टोटल कम लगने की वजह से सेल्स अकाउंट में 2100 रुपया कम क्रेडिट होगा। तो सेल्स अकाउंट को 2100 रुपया हमको क्रेडिट करना है। तो अगर आप सस्पेंस अकाउंट बनाते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। लेकिन अगर आप सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हो तो उस केस में आप क्या करोगे? सोल्यूशन में आपको क्या दिखाना है मैं दिखा देता हूं। बी का 1, ये कौन सा ईयर है? नवंबर 2019। एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये तो हमारा खत्म हो गया ये साल वाला, यहाँ लिख लेते हैं नवंबर 2019 का, नवंबर का अटेम्प्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे। इसको विदाउट सस्पेंस अकाउंट वाला आपको दिखा देता हूँ। सस्पेंस अकाउंट में तो आपको जर्नल एंट्री बनानी है। विदाउट सस्पेंस अकाउंट क्या होगा? यहाँ पर आप छोटा सा एक सेल्स अकाउंट ड्रॉ कर देना, इतना बड़ा बस, ठीक है। सेल्स अकाउंट पर आप डेबिट क्रेडिट ठीक ठाक लिखना, ठीक है ना। डेबिट क्रेडिट ठीक ठाक लिखना और अमाउंट के भी कॉलम्स बना देना, इधर इधर अमाउंट के कॉलम्स बना देना, ठीक है। और यहाँ पर रेक्टिफिकेशन में क्या लिखना? सेल बुक 2100 रुपया का कम टोटल लगा था, तो 2100 रुपया क्रेडिट में नहीं था ना, तो क्रेडिट में आप क्या करना? 2100 रुपया यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 2100 रुपया क्रेडिट में डाल देना और यहाँ पर लिखना बाय रेक्टिफिकेशन
ऑफ शॉर्ट या अंडर कास्टिंग लिख देना, अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। ठीक है, ये हो गया। जब सस्पेंस अकाउंट नहीं बना रहे हो तो वैसा करना है, और अगर सस्पेंस अकाउंट बना रहे हो तो क्या करना है वो मैं ग्रीन कलर से या जर्नल दिखा देता हूं। आपको सेल्स अकाउंट को क्रिएट करना है, तो टू सेल्स अकाउंट तो आपका होगा ही, ठीक है, 2100, और यहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। अब इसके लिए आपको शायद से पूरा जर्नल का फॉर्मेट बनाना नहीं होगा, आप यहां पर लिख लेना इन केस ऑफ ओपनिंग, इन केस अ सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड द फॉलोइंग जर्नल एंट्री विल बी पास्ड। ऐसे करके सिर्फ ये जर्नल एंट्री लिख देना, आपको जर्नल की फॉर्मेट वगैरह बनाने की उतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर तो हमको दोनों तरह का सोल्यूशन बोला है ना। तो यहां पर हमसे क्या मांगा है, एक है विदाउट ओपनिंग और एक है विथ ओपनिंग। तो यहां पर आप 1 नंबर का ऐसे करके 1 दे देना, आफ्टर विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट लिख देना, और यहां पर 2 दे देना विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऐसा एक जर्नल एंट्री लिख देना, और नरेशन ब्रैकेट में लिख देना, काम चल जाएगा आपका। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरा नंबर क्या है, ये तो हमने कर लिया। दूसरा है गुड्स वर्थ ₹1800, गुड्स वर्थ ₹1800 रिटर्न्ड बाय गौरव एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। तो गुड्स रिटर्न किया है 1800 का, गौरव एंड कंपनी ने, इसको कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो क्योंकि ये एंट्री कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई है तो इसको सिंपली रिकॉर्ड कर लेंगे। तो गौरव एंड कंपनी ने हमको गुड्स रिटर्न किए ना, तो सेल्स रिटर्न हुआ है हमारा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गौरव एंड कंपनी 1800। चलो यहां लिख लेते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू गौरव एंड कंपनी अकाउंट, दोनों 1800 फिगर होगा। और यहां पर सस्पेंस अकाउंट बनाओ चाहे नहीं बनाओ, आपकी यही जर्नल एंट्री से रेक्टिफिकेशन होगी। तो लिख लेना यहां पर 2 नंबर पॉइंट में हेडिंग में लिख देना इन केस ऑफ दिस एंट्री वेदर वी मेक सस्पेंस अकाउंट और नॉट द सेम एंट्री विल बी यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन, या द फॉलोइंग एंट्री विल बी यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। ठीक है, चलो अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, गुड्स परचेज फॉर ₹2250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर सेन ब्रदर्स। ओके, यहाँ गुड्स परचेज किया हमने 2250 का, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर। ठीक है, सप्लायर क्रेडिट होना चाहिए। अब हैव बीन पोस्टेड, एंट्री ठीक है, पोस्टिंग में एरर है। पोस्टिंग में क्या हो गया, सप्लायर सेन ब्रदर्स के डेबिट में पोस्ट हो गया, मतलब रॉन्ग साइड में पोस्ट हो गया। तो परचेज अकाउंट होना चाहिए डेबिट, सप्लायर सेन ब्रदर्स होना चाहिए क्रेडिट, लेकिन सप्लायर सेन ब्रदर्स हो गया है डेबिट। ठीक है, तो सेन ब्रदर्स को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कितनी बार क्रेडिट करना पड़ेगा सर, 2 बार। क्यों 2 बार, एक बार तो गलती से जो डेबिट हुआ उसको ठीक करने के लिए 2250 क्रेडिट करना पड़ेगा, और दूसरी बार जो 2250 का क्रेडिट होना चाहिए था वो भी तो डालना पड़ेगा। तो सेन एंटरप्राइज को आपको, या सेन ब्रदर्स जो है, इसको आपको 2250 प्लस 2250 यानी कि 4500 रुपीज से क्रेडिट मारना पड़ेगा। और परचेज अकाउंट का डेबिट तो सही है, तो आपको यहां पर सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो अगर आप सस्पेंस अकाउंट नहीं बना रहे हो तो मैं 3 का 1 लिखता हूं, 3 का 1, ठीक है ना, विदाउट ओपनिंग ए सस्पेंस अकाउंट। तो यहां पर आपको चाहिए एक सेन ब्रदर्स का अकाउंट। क्या अकाउंट चाहिए, सेन ब्रदर्स, सेन ब्रदर्स अकाउंट का ये हुआ डेबिट, ये हुआ क्रेडिट, और इसके क्रेडिट में आपको 4500 की एंट्री करनी पड़ेगी टू रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग पोस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर 4500 की आपको एक एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये हो गया अगर आप सस्पेंस अकाउंट नहीं बना रहे हो। अगर आप सस्पेंस अकाउंट बना रहे हो तो आपको एंट्री क्या करनी पड़ेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेन ब्रदर्स अकाउंट, यह है 4500, 4500। ठीक है, ये एंट्री आपको डालनी पड़ेगी। तो ये भी हमने कर लिया। अच्छा चलो अब अगला पॉइंट एक बार देखते हैं क्या है। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैरी एसोसिएट्स ₹15,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। फर्नीचर परचेज किया है, परचेज डे बुक में एंट्री कर दी है। क्या प्रॉब्लम हो गई बोलो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था लेकिन परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपने परचेज डे बुक में एंट्री कर दी। परचेज डे बुक में हम गुड्स की परचेज एंट्री करते हैं, फर्नीचर की नहीं। तो परचेज अकाउंट डेबिट पड़ा है, उसको क्रेडिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है, उसको डेबिट कर दो। सस्पेंस अकाउंट का इसमें कोई रोल है नहीं, तो इसमें एक ही रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी और वही फाइनल होगी। ठीक है ना, तो फोर्थ पॉइंट में हमारा
फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये फोर्थ एंट्री है। यहां हमको क्या करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, ये 15,000 का था शायद, 15,000, हाँ 15,000 का था, अब हो गया। डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट 1200 हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द बुक्स। एक ब्लैक एंड व्हाइट से आपने 1200 का डिस्काउंट रिसीव किया है, कहीं भी एंट्री नहीं किया है, तो सिंपल रेक्टिफिकेशन है भैया, एंट्री कर दो डिस्काउंट रिसीव्ड की। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अपना इनकम है, इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट डेबिट होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट होगा, एंट्री कर दो। सस्पेंस अकाउंट बनाओ चाहे नहीं बनाओ, यही रेक्टिफिकेशन होगी, ठीक है ना। ब्लैक एंड वाइट अकाउंट डेबिट होगा 1200 से, 1200 ही है ना, एक बार देख लेता हूँ, हाँ, टू डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट मार दो 1200। क्या आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो, अगर बुक्स में आप डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए अलग अलग अकाउंट मेंटेन करो तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट भी हो सकता है, ठीक है। तो चलो अब 6th पॉइंट को देखते हैं। 6th पॉइंट में क्या लिखा है, डिस्काउंट अलाउड टू राधे मोहन एंड कंपनी ₹180 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक, ठीक है ना, नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो राधे मोहन एंड कंपनी को हमने 180 रुपया का डिस्काउंट अलाउ किया था, जिसकी कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई। एक बात सोचो, अगर कैश बुक में एंट्री ना हो तो फिर हिसाब से क्या होना चाहिए, हिसाब से अगर यहीं पर खत्म हो जाता, अगर यहीं पर खत्म हो जाता क्वेश्चन, तो हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर कैश बुक पे एंट्री नहीं हुआ तो ना तो राधे मोहन के अकाउंट में इसका इंपैक्ट आएगा ना डिस्काउंट के अकाउंट में इसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि कैश बुक में ही पहली एंट्री होती है, और वहीं पर अगर कोई एंट्री होना मिस हो जाए तो ये एरर ऑफ टोटल ओमिशन है, टोटल कंप्लीट ओमिशन। तो ना राधे मोहन में एंट्री हुई होगी ना डिस्काउंट में एंट्री हुई होगी। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या बोल दिया है कि अकाउंट ऑफ राधे मोहन एंड कंपनी हैज हाउएवर बीन करेक्टली पोस्टेड। अब ये कैसे हो गया उसके बारे में हमको नहीं सोचना है, क्योंकि क्वेश्चन जब बोल ही दे रहा है कि राधे मोहन एंड कंपनी में करेक्टली पोस्टिंग हुई है, तो चाहे जैसे भी हो गई हो, देखो पोस्टिंग तो एक्चुअली कैश बुक से ही होती है, पर कैश बुक में अमाउंट इसने रिकॉर्ड नहीं किया है डिस्काउंट कॉलम में, तो हिसाब से तो राधे मोहन एंड कंपनी के अकाउंट में भी डिस्काउंट वाला पार्ट जो है वो पोस्टिंग नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि हो गया है, तो मान लो कि राधे मोहन में ठीक है। अगर इतना पार्ट आपको नहीं बताया हुआ रहता तो हम मानते कि राधे मोहन एंड कंपनी के अकाउंट में भी नहीं गया और डिस्काउंट अकाउंट में भी नहीं गया। लेकिन अभी हमको क्या पकड़ना है कि सिर्फ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई होगी, क्योंकि कैश बुक में एंट्री नहीं है। राधे मोहन अकाउंट में तो पोस्टिंग हो गई, तो डिस्काउंट अलाउड, हम डिस्काउंट जो अलाउ करते हैं वो अपना एक खर्चा होता है, तो 180 रुपया का डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट नहीं हुआ हमारा, जो होना चाहिए था, तो 180 रुपये से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप सस्पेंस अकाउंट यहां पर नहीं बना रहे होते, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट करते, तो आप डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में क्या कहते हैं, डेबिट साइड में 180 रुपया टू रेक्टिफिकेशन लिख देते। तो चलो यहां पर मैं 6th जो एंट्री है यहां पर मैं 1 नंबर पॉइंट इसका ले लेता हूं, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट में यहां पर आपको क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, या आप सिर्फ डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो डिस्काउंट अकाउंट ही सिर्फ लिखते हैं, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट, ये है डेबिट और ये है क्रेडिट, और यहाँ पर इसकी डेबिट साइड में 180 रुपये से डेबिट कम हुआ था ना, तो डेबिट साइड में टू रेक्टिफिकेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लिख देना, इन कैश बुक, ठीक है। ये 180 रुपये से आप डेबिट कर दो, ठीक है। ये हो गया डिस्काउंट अकाउंट का। अगर आप सस्पेंस अकाउंट बना के कर रहे हो तो क्या होगा, डिस्काउंट अकाउंट को आपको करना पड़ेगा डेबिट 180 रुपया से, और टू सस्पेंस अकाउंट 180 रुपया आपको, ये एंट्री आपको रेक्टिफिकेशन के लिए पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इतना ही सिंपल है, बस इसमें कुछ नहीं था। तो नवंबर 2019 का भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब आ रहा है नवंबर 2020, तो जहां तक हो सकेगा मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो लंबा हो रहा है, पर ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, आपको पूरा वॉच करना है, ठीक है ना। चलो नवंबर 2020 का 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं।
Messrs. Applied Laboratories were unable to agree the trial balance as on 31st March 2020 and have raised the suspense account for the difference. Next year the following errors were discovered. सबसे important next year, इसको अपने क्वेश्चन पेपर में जब भी आप देखोगे एक्चुअली आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब हमको जहां भी नॉमिनल अकाउंट आएगा वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। और इन्होंने डिफरेंस को एक सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था, तो सस्पेंस अकाउंट का यूज करके हमको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा जहां पर भी हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। जहां पर कंप्लीट जर्नल एंट्री से रेक्टिफाई नहीं हो पाएगा वहां पर सस्पेंस अकाउंट यूज करके जर्नल एंट्री बना लेंगे। अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वेयर रॉन्गली डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। तो ये तो देखो सिंपल है, यहां पर मैं और सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा, यहीं पर आपको बताते हुए चलता हूं। रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वेयर रॉन्गली डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट। देखो आपने पिछले साल कुछ रिपेयर्स कराए थे बिल्डिंग को और आपने बिल्डिंग अकाउंट को ही डेबिट कर दिया था, जबकि रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग आप यूज करते जा रहे हो और उसमें नॉर्मल जो आप रिपेयर्स कर रहे हो पुट टू यूज के बाद वो वाला आपका जो रिपेयर होगा वो बिल्डिंग अकाउंट में ही डेबिट नहीं होगा, वो रिपेयर्स अकाउंट में डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिसाब से हमारा रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, टू बिल्डिंग अकाउंट को ठीक करना पड़ेगा, अभी टू बिल्डिंग अकाउंट, इसमें डेबिट था इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पर 12,500 का रेक्टिफिकेशन एंट्री बनता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा रेक्टिफिकेशन हम कब कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन हम कर रहे हैं नेक्स्ट साल में, तो रिपेयर्स अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है, उसको हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। तो ये इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, ठीक है। यहीं पर लिखते हुए चलते हैं। अब देखो, एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल, एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वाज सॉर्ट बाय 1500। अब मैंने इसको स्टार मार्क कर रखा है, क्यों कर रखा है, क्योंकि ऐसी जो एरर है वो हमने इलस्ट्रेशंस में नहीं देखा था, लेकिन ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। देखो आपको याद होगा जब हम सब्सिडियरी बुक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, देखो मैं दिखाता हूं, सब्सिडियरी बुक का मैट से यहां पर मैंने लिया है, यहां देखो परचेज बुक, इसमें एक फ्रेट का कॉलम भी, एक स्टाइल होती है परचेज बुक बनाने की जहां पर हम फ्रेट का कॉलम भी डाल देते हैं। तो देखो जैसे डिस्काउंट का कॉलम हम डालते हैं ना कैश बुक में, वैसे परचेज बुक में कभी कभी फ्रेट का कॉलम भी डाल देते हैं। और इसकी जो टोटल होती है ना, यहाँ पर जैसे 450 है, ये टोटल कहाँ पोस्ट होती है, फ्रेट अकाउंट में। फ्रेट का जो अकाउंट होता है, तो फ्रेट हमारा खर्चा है, तो फ्रेट अकाउंट के डेबिट में जाएगा, ये फ्रेट अकाउंट के कहाँ जाएगा, डेबिट में, ये टोटल जो है, ठीक है। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन में, क्या लिखा है, एडिशन ऑफ द फ्रेट कॉलम इन द परचेज जर्नल वाज शॉर्ट बाय 1500। देखो सबसे पहले परचेज जर्नल समझो, मैंने आपको सब्सिडियरी बुक्स के चैप्टर में पढ़ाया था कि परचेज डे बुक को परचेज जर्नल भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो डे बुक्स हैं या परचेज बुक या आप सब्सिडियरी बुक्स बोलते हो, ये जर्नल का ही सब डिवीजन है। जर्नल को तोड़ तोड़ के परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब बनाया गया है। तो परचेज जर्नल मतलब परचेज बुक, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेट कॉलम जो है उसकी टोटल 1500 से शॉर्ट लगी, तो जब फ्रेट कॉलम का टोटल कहां पोस्ट होता है, फ्रेट अकाउंट में, डेबिट साइड में, तो 1500 से कम टोटल लगा, मतलब फ्रेट अकाउंट का, यहां लिख देता हूं, फ्रेट जो अकाउंट है उसका डेबिट जो है उसमें 1500 रुपया कम होगा, 1500 रुपया कम गया होगा, तो करेक्ट करने के लिए हमको 1500 रुपया फ्रेट अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट किसको कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट को 1500 रुपया क्रेडिट कर देंगे। लेकिन क्या हो रहा है कि क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर में इसकी क्या कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में, तो फ्रेट अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है, ये होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो क्या होगा यहाँ पर, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, ये होगा, समझ में आ जाना चाहिए। चलो अब थर्ड पॉइंट देखो, गुड्स टू द वैल्यू ऑफ ₹1050 रिटर्न बाय ए कस्टमर रानी एंड कंपनी हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रानी एंड कंपनी एंड ऑल्सो टू सेल्स रिटर्न्स। क्या हो गया, गुड्स रिटर्न हुआ था 1050 रुपया का, किसने रिटर्न किया, रानी एंड कंपनी ने। ये इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, देखो गुड्स रिटर्न किया मतलब सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रानी एंड कंपनी होना चाहिए था एंट्री, रानी एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था। लेकिन ये रानी एंड कंपनी के डेबिट में और सेल्स रिटर्न के भी डेबिट में, देखो हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रानी एंड कंपनी एंड ऑल्सो टू द सेल्स रिटर्न, यानी कि सेल्स रिटर्न और रानी एंड कंपनी दोनों के डेबिट में चला गया। तो रानी एंड कंपनी के डेबिट में तो नहीं जाना चाहिए था, सेल्स रिटर्न के डेबिट में जाना चाहिए था। सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है, तो सेल्स रिटर्न के डेबिट में जाना चाहिए था, वो ठीक है, पर रानी एंड कंपनी के अकाउंट के तो डेबिट में नहीं जाना चाहिए था, इसके क्रेडिट में जाना चाहिए था।
लेकिन 1050 रानी एंड कंपनी के डेबिट में चला गया। तो इसको ठीक करने के लिए रानी एंड कंपनी को हमको कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, जो गलती से डेबिट चला गया उसको ठीक करने के लिए उतना क्रेडिट करना पड़ेगा, और फिर उतना क्रेडिट भी करना है हमको 1050 से। तो 1050 प्लस 1050 हमको टोटल क्रेडिट 2100 रुपया करना पड़ेगा। तो यहां पर डेबिट किसको करेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट को, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू रानी एंड कंपनी अकाउंट। यहां पर हम 1050 2100 रुपया से एंट्री रेक्टिफिकेशन की पास करनी पड़ेगी। और क्योंकि रानी एंड कंपनी नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो यहां पर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं आएगा। ठीक है, चलो। सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹30,000 हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। सन्ड्री आइटम्स ऑफ फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹30,000 हैड बीन एंटर्ड इन द सेल्स बुक। फर्नीचर सेल किया है, कुछ छोटे मोटे फर्नीचर्स थे। सन्ड्री आइटम्स मतलब फर्नीचर के हेड में काफ़ी सारे टेबल कुर्सियां इधर उधर की होती हैं, आपकी बिजनेस में बहुत सारी होती हैं, तो उसमें से कुछ इन्होंने बेच दिया। कितने का बेचा, 30,000 में, लेकिन सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब देखो सेल्स बुक में तो हम गुड्स की सेल जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं, फर्नीचर का सेल तो हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करते ना, तो गलती से सेल्स बुक में रिकॉर्ड हो गया। इसके लिए हमारा सेल्स जो अकाउंट है, ठीक है, सेल्स जो अकाउंट है, सेल्स अकाउंट में हमारा क्रेडिट आ गया होगा 30,000 का, क्योंकि सेल्स अकाउंट सेल में क्रेडिट होता है। सेल बुक में एंट्री कर दिया तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट आ गया। अब सेल्स अकाउंट में क्रेडिट आ गया 30,000, ये तो गलत है। सेल्स अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यहां पर हमको रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करनी पड़ेगी, सेल्स अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट, टू फर्नीचर अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, टू फर्नीचर अकाउंट 30,000 का। अब ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हमने पास कर दी, लेकिन सेल्स अकाउंट नॉमिनल है तो इसको चेंज करके हमको यहां पर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करना है। ठीक है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये हमारा जो है बन गया, बस सिंपल है। अब ये देखो 5वां पॉइंट, यहां पर क्या लिखा है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम राजा एंड कंपनी। एक बिल ऑफ एक्सचेंज हमने रिसीव किया राजा एंड कंपनी से 20,000 का, हैड बीन रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक एंड डेबिटेड टू द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इसका थोड़ा सा एक बार स्टडी करते हैं कि क्या यहां पर जर्नल एंट्री वगैरह हुई होगी। देखो, जब आपने राजा एंड कंपनी से बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव किया होगा तब आपने एंट्री क्या की होगी, बीआर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट किया होगा टू राजा, ये एंट्री आपकी हुई होगी। ठीक है ना, कितना अमाउंट है, 20,000 का, 20,000। ठीक है, अब ये बिल जब आपने बैंक में भेजा होगा तो आपने क्या एंट्री किया होगा, बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया होगा टू बीआर अकाउंट, ये आपने किया होगा। तो यहां पर 20,000 जो है हमारा ये एंट्री हुआ होगा। ठीक है, अब ये बिल हो जाता है डिसऑनर्ड। यहां तक तो ये दो एंट्रीज तो आपके बुक्स में पास्ड है। तो ये बिल जब हो जाता है डिसऑनर तो हमको एंट्री क्या करनी चाहिए बताओ। देखो, बिल जो है वो डिसऑनर हो गया तो बैंक जो आपने डेबिट करके रखा है यहां पर, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में तो फाइनली पैसे आए ही नहीं। बिल जो आपने सोचा था कि बैंक में जमा देंगे तो पैसे आएंगे, वही सोच के आपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था, पर बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा नहीं। ठीक है ना, तो बैंक अकाउंट को हमको क्रेडिट करना पड़ेगा डिसऑनर की एंट्री में। तो यहां पर मैं पहले क्रेडिट लिख देता हूं टू बैंक अकाउंट 20,000। और डेबिट किसको करना चाहिए, देखो डेबिट किसको करना चाहिए, बैंक में जब पैसे नहीं आए तो आप किसको पकड़ोगे बताओ, राजा को ही ना पकड़ोगे। राजा जो है उसका अमाउंट, उससे आपको पैसे मिलने थे, उसका डेबिट बैलेंस था बुक्स में, लेकिन जैसे ही उससे आपने बिल्स रिसीवेबल ले लिया आपने उसको क्रेडिट कर दिया। तो राजा का जो हिसाब है आपके बुक्स में, ये क्रेडिट करते ही वो जीरो हो गया, वो जीरो हो गया, खत्म हो गया। अब जैसे ही आपका बिल जो है वो डिसऑनर हो गया तो आप किसका कॉलर पकड़ोगे, अबे मेरे पैसे दे, राजा का ही पकड़ोगे। तो राजा का हिसाब फिर से चढ़ाना पड़ेगा ना बुक्स में, राजा को तो फिर से डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि अब उससे पैसे मिलने हैं। तो यहां पर हिसाब से हमारा राजा अकाउंट डेबिट होना चाहिए। ठीक है, राजा अकाउंट डेबिट 20,000 होना चाहिए। अब अकाउंटेंट ने गलती क्या कर दी, अकाउंटेंट ने गलती ये की कि यहां पर राजा अकाउंट को डेबिट करने की जगह उसने बीआर अकाउंट को डेबिट कर दिया। क्या एंट्री किया, रॉन्ग एंट्री, वो मैं यहां पर लिख देता हूं। डिसऑनर की एंट्री में गलती हुई है, उसने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर दिया टू बैंक अकाउंट किया। देखो यहां पर लिखा है, देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम राजा हैड बीन रिटर्न्ड बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड एंड हैड बीन क्रेडिटेड टू द बैंक एंड डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। देखो,
क्रेडिटेड टू द बैंक अकाउंट एंड डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, ये कर दी उसने गलती, जबकि डेबिट होना चाहिए था। प्रॉब्लम कहां आ गई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में डेबिट नहीं होना चाहिए था, राजा अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। तो रेक्टिफिकेशन क्या होगी, सिंपल सी रेक्टिफिकेशन के लिए आपको राजा अकाउंट को डेबिट करना होगा। राजा अकाउंट जो है ये होगा डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है ये होगा क्रेडिट। ठीक है, 20,000 से 20,000, यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, मैं थोड़े से स्पेस में छोटा सा लिख देता हूँ। ओके, ये जो है ये रेक्टिफिकेशन एंट्री जो है ये बनेगी। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या हुआ है कहानी। मैंने स्टार मार्क रखा था क्योंकि ऐसा एंट्री हमने पहले नहीं किया था, तो ये भी मैंने कर दिया। अब जर्नल एंट्रीज तो हो गई। देखो यहाँ पर जो राजा वाला हमने जो एंट्री किया इसमें दोनों में से कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करने की जरूरत नहीं है। सारे रेक्टिफिकेशन एंट्रीज मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट का एक टी फॉर्म में अकाउंट बना लेना है और उसमें से जो भी बैलेंस निकलेगा उसको आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, बस इतना करना है। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद यहां पर जनवरी 2021 का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो चलो जैन 2021 वाला ये जो क्वेश्चन है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, 10 मार्क्स का आया था जैन 2021 में। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन था ये। मिस्टर जोशीज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2020 डिड नॉट एग्री। 31 मार्च 2020 को मिस्टर जोशी का जो ट्रायल बैलेंस है ये अग्री नहीं हुआ था। द डिफरेंस वाज पुट टू अ सस्पेंस अकाउंट। डिफरेंस इन्होंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। देखो नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड, इसी से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब क्लोज हो गई, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में ये सारे एरर्स डिस्कवर हुए और तब रेक्टिफाई हुए। तो यहां पर नॉमिनल अकाउंट्स को हमको रिप्लेस कैसे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। सिंपल है। ठीक है, अब देखो पहला क्या है, टोटल ऑफ द परचेज बुक ऑफ 1 पेज 5,615 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज एज 6,551। डिफरेंस कितना होता है दोनों का, 6,551 माइनस 5,615 इक्वल टू 936। तो डिफरेंस है 936 का। 936 रुपए से परचेज का डेबिट ज्यादा है। ठीक है, तो परचेज के डेबिट को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करेंगे 936। अब आ जाओ, पहला सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करो टू परचेज अकाउंट की जगह क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम रेक्टिफाई कर रहे हैं ये 936 रुपया। ठीक है, ये हो गया अपना, ये हमने कर दिया। अब देखो दूसरा पॉइंट, ये स्टार मार्क मैंने करके रखा है। अ सेल ऑफ ₹281 वाज एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 821 एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द कस्टमर। 2 गलतियां हुई हैं। एक तो पहले ही एंटर्ड इन द सेल्स बुक, जो फर्स्ट सब्सिडियरी बुक में जब आप एंट्री कर रहे हो उसी समय आपने गलती कर दी, 281 रुपया का सेल को 821 रुपया एंटर कर दिया। तो इसके कारण प्रॉब्लम क्या होगा, सेल के अकाउंट में भी एक्स्ट्रा चला जाएगा अमाउंट। 281 माइनस 821 कितना होता है देख लेते हैं। 821 माइनस 281 ये आ गया 540 रुपए। तो डिफरेंस अमाउंट कितना है, 540 रुपए का। ठीक है, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में भी, मैंने सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो है वो 540 रुपए से ज्यादा है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको 540 रुपए को डेबिट करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट को 540 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है क्या कहते हैं, कस्टमर के अकाउंट में भी, कस्टमर का भी जो अकाउंट है, कस्टमर का नाम नहीं लिखा है यहां पर, उसके अकाउंट में भी 821 रुपया गया, मतलब 540 रुपया ज्यादा गया, लेकिन क्रेडिट में चला गया। तो कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट पड़ा हुआ है 821, लेकिन होना चाहिए क्या, कस्टमर के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए कितने का डेबिट होना चाहिए, 281 का डेबिट होना चाहिए। सेल तो 281 की थी ना, तो देखो कस्टमर के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए 281, लेकिन क्रेडिट पड़ा हुआ है 821। तो क्रेडिट जो 821 पड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा हमको 821 से। ठीक है ना, एक सेकेंड इसको मिटा के ठीक से लिखता हूं। 821 से डेबिट करना पड़ेगा हमको कस्टमर के अकाउंट में। देखो क्रेडिट चला गया गलती से 821 का। ठीक है, पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ कस्टमर बोल रहे हैं, तो 821 का क्रेडिट को ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे 821 से, और एक्चुअली 281 का डेबिट होना चाहिए। तो टोटल डेबिट हमको कितना करना पड़ेगा, 821 प्लस 281, 821 प्लस 281, ये डेबिट आ गया 1102 रुपया। 1102 रुपया कस्टमर अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा।
सेल्स अकाउंट में 540 रुपया ज़्यादा क्रेडिट है, उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। तो क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को। तो चलो रेक्टिफिकेशन एंट्री बना लेते हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। तो एंट्री होगी हमारी, कस्टमर का नाम तो दिया हुआ नहीं है, कस्टमर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट, कितना से? 1102 रुपया से। फिर सेल्स अकाउंट को हमको डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन अगले साल कर रहे हैं तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। वो कितना था? 540 रुपये से 540, ठीक है। और यहाँ पर टू सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा हमारा 1102 प्लस 540, 1102 प्लस 540, 1642 रुपये, 1642, 1642 रुपये से सस्पेंस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाला, इसमें थोड़ा सा दम था। अब इसको यहाँ एक बार मैं मिटा लेता हूँ, ये सारी जो चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख के रखी हैं, ओके। अब ये थर्ड पॉइंट देखो, अ रिटर्न टू क्रेडिटर ₹295 was entered in the returns inward book, however creditors account was correctly posted। क्या हुआ? एक रिटर्न टू क्रेडिटर, क्रेडिटर से हम क्या करते हैं? परचेज, उसको हमने किया है रिटर्न, तो है परचेज रिटर्न, ठीक है ना। या आप उसको बोल सकते हो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड 295 रुपया का, उसको हमने लिख दिया रिटर्न इनवर्ड बुक में। रिटर्न इनवर्ड बुक यानी कि सेल्स रिटर्न बुक। तो देखो सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये दोनों सब्सिडियरी बुक्स हैं। फर्स्ट पॉइंट में इसमें एंट्री होती है। तो यहीं पर आपने गलती अगर कर दी, एक बुक की जगह दूसरी बुक, तो आपका जो एंट्री है वो उसका दोनों एस्पेक्ट जो है वो गलत हो जाना चाहिए हिसाब से, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि क्रेडिटर अकाउंट में करेक्ट पोस्टिंग हुई थी। तो रिटर्न आपने किया है क्रेडिटर को 295 का, तो एंट्री क्या होना चाहिए आपका? क्रेडिटर अकाउंट जो है उसको आपको करना पड़ेगा डेबिट, और परचेज रिटर्न अकाउंट या रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट आप बोल सकते हो, उसको करना पड़ेगा आपको क्रेडिट 295 से। अब क्रेडिटर अकाउंट में तो सब कुछ सही है, क्रेडिटर अकाउंट में हुआ है आपका क्या कहते हैं, जो डेबिट होना चाहिए वो डेबिट हुआ है 295 रुपए का, ठीक है। लेकिन रिटर्न इनवर्ड बुक में आने के कारण यहां पर आपका क्रेडिटर अकाउंट जो है इसमें तो डेबिट हुआ है, इसमें तो डेबिट हुआ है 295 से, और यहां पर जो रिटर्न्स इनवर्ड बुक में एंट्री हो जाने के कारण हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट हो गया, सेल्स रिटर्न अकाउंट भी डेबिट हो गया 295 से, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर सेल्स रिटर्न अकाउंट तो क्रेडिट भी हो सकता था, डेबिट ही क्यों हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ। देखो रिटर्न्स इनवर्ड बुक में जब एंट्री होती है तो वहां से जब पोस्टिंग होती है ना, तो वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में ही पोस्टिंग होती है। जैसे परचेज बुक से हमेशा परचेज अकाउंट में ही पोस्टिंग होती है टोटल्स की, तो रिटर्न इनवर्ड बुक का टोटल जो है वो पोस्ट होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट में, और पार्टी वाइज डिटेल्स जो है वो पार्टी वाइज अकाउंट्स में पोस्ट होते हैं, जिसको जितना रिटर्न हुआ। तो यहां पर तो बोल दिया कि क्रेडिटर के अकाउंट में करेक्ट पोस्टिंग हुई है, ठीक है। तो उसको हमको इग्नोर करना है, क्रेडिटर के अकाउंट में कोई गलती हुई नहीं है। गलती कहां हुई है? सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट साइड में 295 चला गया, जबकि ये जो है ये नहीं होना चाहिए था। और जाना कहां चाहिए था ये पैसा? ये परचेज रिटर्न में जाना चाहिए था, क्रेडिट साइड में 295। तो हमको कैसे ठीक करना है? परचेज रिटर्न को कर देंगे क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न में जो डेबिट हुआ था गलती से उसको भी कर देंगे क्रेडिट, और हमारा सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस आएगा। अब देखो सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये दोनों जो आइटम्स हैं, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट्स हैं। तो आपको इन दोनों को क्रेडिट करने की जगह आप टोटल 295 इंटू 2 आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दो, और आप सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो 295 इंटू 2, यानी कि 590 रुपया होगा। 295 इंटू 2 590 रुपया, हाँ। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे, और सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट 295 करने की जगह हम डायरेक्ट क्या करेंगे? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। अच्छा मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। ये कितना नंबर पॉइंट था? थर्ड। यहाँ पर देखो, पहले सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा 590 रुपए से, 2 यहां पर होना चाहिए हिसाब से परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ 295 से, और हमारा सेल्स रिटर्न अकाउंट गलती से डेबिट हो गया, उसको क्रेडिट करके ठीक करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट 295 से। अब ये दोनों तो नॉमिनल अकाउंट्स हैं, ये हमको तो इस साल अवेलेबल नहीं है, हम तो अगले साल रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों को मिटा करके
हमको इन दोनों की जगह, क्योंकि दोनों नॉमिनल अकाउंट्स हैं, एक ही अकाउंट यूज करेंगे, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, और उसी से हमारा काम बन जाएगा। तो क्रेडिट साइड में हमको क्या लिखना पड़ेगा, ये सारा मिटा देते हैं। क्रेडिट साइड में हमको लिखना पड़ेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 590 रुपया। तो हमारा जो एरर है ना ये वाला, ये रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला इसको मिटा लेते हैं। चलो फोर्थ पॉइंट में क्या है एक बार पढ़ते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेनू 895 रुपया वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेथू। कैश रिसीव किया है सेनू से, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेनू। तो सेनू को क्रेडिट होना चाहिए, तो उसको क्या कर दिया, पोस्टिंग करते समय हमने सेथू के डेबिट में मार दिया, यानी कि अकाउंट भी गलत, साइड भी गलत, अमाउंट ठीक है, अमाउंट हमने ठीक पोस्ट किया है पर अकाउंट भी गलत। सेनू की जगह सेथू अकाउंट हो गया, और सेनू के क्रेडिट में जाना चाहिए था तो सेथू के डेबिट में चला गया। तो सेथू के डेबिट में जो 895 गया वो गलत हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए सेथू को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एक बार मैं यहां पर लिखता हूं, सेथू को क्रेडिट करना पड़ेगा 895। ठीक है, और हमारा सेनू के अकाउंट में हमारा क्रेडिट जाना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेनू होना चाहिए, तो वो तो हुआ नहीं। तो सेनू के अकाउंट को भी क्रेडिट करना पड़ेगा 895 से, 895 से। तो डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को, ऑब्वियसली 895 इंटू 2, तो हमारा 895 प्लस 895 इक्वल टू 1790 रुपया से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे। और यहां पर सेथू सेनू में से कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, तो सेथू सेनू ही यूज होगा। आ जाते हैं चौथे पॉइंट में, सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट 1790 रुपए से, और टू सेथू अकाउंट जो गलती से डेबिट हो गया था उसको हम 895 रुपीज से क्रेडिट कर देंगे। 895 ही था ना, हाँ 895। और सेनू अकाउंट में जो क्रेडिट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उसको भी 895 से हमने क्रेडिट करके रेक्टिफाई कर दिया। तो ये बन गई हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद अगला आ जाओ, स्टार मार्क मार के रखा है, ध्यान से सुनना। गुड्स वर्थ ₹1400 वेर डिस्पैच टू अ कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड। देखो अकाउंटेंट जब भी एंट्री करता है तो वो क्या देख के एंट्री करता है पता है आपको, सोर्स डॉक्यूमेंट देख के करता है। तो सेल्स के केस में सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, इनवॉइस। तो यहां पर क्या हुआ कि आपने एक गुड किसी कस्टमर को बेचा होगा 1400 रुपए का, सामान भी चला गया उसके पास, सामान भी उसके पास चला गया, पर आपने इनवॉइस ही नहीं काटा, उसका बिल ही नहीं फाड़ा आपने। तो अगर आप उसका बिल नहीं फाड़ोगे तो सेल्स की तो एंट्री नहीं होगी ना। सब्सिडियरी जो बुक होती है सेल्स बुक, उसमें एंट्री क्या होगा, सेल्स का बिल देख के ही एंट्री होगा। तो सेल का बिल ही आपने नहीं किया है, तो सेल्स की एंट्री यहां पर नहीं हुई होगी। तो सेल्स की एंट्री को हमको ले लेना है, बस सिंपल सा बात है। 1400 रुपया का गुड सेल हुआ था, तो इसकी एंट्री क्या होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स तो पिछले साल का आइटम है, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट करना पड़ेगा 1400 रुपए। 5वें पॉइंट में कस्टमर अकाउंट को करेंगे डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट 1400 रुपए। ठीक है, ये भी कर लिया हमने। अच्छा अब ये वाला मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो ये पॉइंट, ये मैं आपके साथ अभी डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है गुड्स ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस। ठीक है ना, सेल और रिटर्न बेसिस, ये कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखा नहीं है, और हमारे सीए फाउंडेशन के सिलेबस में ये चीज है। तो ये वाला पॉइंट ना आप ध्यान में रखना कि मैंने आपको कराया नहीं था ये 6th वाला। ठीक है, जब ये चैप्टर हो जाएगा, गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस नाम है इस चैप्टर का, वो जब हो जाएगा तो उसके बाद ये वाला मैं रिविजिट करूंगा, और हो सकता है कि मैं भूल जाऊं, तो आपका काम होगा कि आप मुझे ये चीज याद दिलाना कमेंट करके, जब मैं वो चैप्टर पढ़ा रहा हूंगा तब। ठीक है, तो उस समय इसको रिविजिट करेंगे। अभी अगर मैं इसको बताने जाऊं तो मुझे पूरा सेल ऑन रिटर्न या अप्रूवल बेसिस का पूरा कॉन्सेप्ट समझाना होगा, जो कि अभी मेरे पास इतना टाइम है नहीं, और हमको अभी रेक्टिफिकेशन में ध्यान देना है, इस पे नहीं। ठीक है, पर एग्जाम में जब आप जाओगे, तब आप जब ये रेक्टिफिकेशन सीख के जाओगे, तब तो आप सेल ऑन अप्रूवल भी पूरा सिलेबस ही कवर करके जाओगे ना, उस समय आपके लिए ये क्वेश्चन बनाना ईजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने कवर नहीं किया, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं अभी। चलो आगे आते हैं। 600 ड्यू फ्रॉम मिस्टर क्यू वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस। क्यू से हमको ₹600 मिलने हैं, तो क्यू हमारा डेटर है, लेकिन आपने इसको ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया, ट्रायल बैलेंस में इसको नहीं लिया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस में आपका डेटर्स जो है वो 600 रुपए से कम है, तो आप क्या करो, मिस्टर क्यू के अकाउंट को डेबिट कर दो, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो, रेक्टिफाई हो जाएगा। तो यहां पर 6 नहीं, ये 7th पॉइंट है। ठीक है,
यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट 600 रुपये टू सस्पेंस अकाउंट 600 रुपये, ये रेक्टिफाई हो गया। मिस्टर क्यू क्योंकि नॉमिनल अकाउंट नहीं है तो हम मिस्टर क्यू ही लिख सकते हैं, पीएल एडजस्टमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। 8वां पॉइंट, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर ₹3000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। सिंपल है, सेल ऑफ गुड्स जो है मिस्टर आर को किए हैं 3000 रुपये का, उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, सेल ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन सेल अकाउंट की जगह हम क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट एंट्री होगी, क्या होगी, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट 3000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 3000, ठीक है, ये हो गया। हाँ, ये हमने कर दिया। तो ये भी हमारा जो है जनवरी 2021 वाला खत्म हो गया। बस एक पॉइंट ये मेरा छूटा हुआ है, ये मैं आपके साथ बाद में कभी ना कभी इसको टेकअप कर लूंगा, तो आप चिंता मत करना, ठीक है। जर्नल एंट्रीज जो है आपको लिखने के लिए बोला था वो मैंने लिख दिया है, ओके। अब एक आरटीपी का क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी कर लिया, मई 2020 वाला। अब बचा है ये वाला। ये दोनों जो हैं क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, बिल्कुल इजी, इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपके लिए रहेंगे होमवर्क्स, ठीक है ना। ये और ये दोनों आपके लिए रहेगा होमवर्क, क्योंकि इसमें जो भी पॉइंट्स हैं सारे कवर्ड हैं, या तो इलस्ट्रेशन में कवर है या अभी जो मैंने किया आपके साथ सब कुछ कवर्ड है, बिल्कुल इजी है। आपको ये दोनों होमवर्क खुद से बनाना है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहां पर उसका स्क्रीनशॉट डाल दो, या वो वाला टाइप करके बता दो कि इसमें डाउट हो रहा है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे बहुत ईजी है, मुझे आशा है कि आप कर ही लोगे। तो इस वीडियो को, काफ़ी लंबा वीडियो था बट बहुत इंपॉर्टेंट भी था, तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर चैप्टर में ऐसे लास्ट में हम आरटीपी और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।